नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बीजेपी की डबल इंजन सरकारों में आपसी झगड़े, कमजोरी और विवाद सब खुलकर सामने आ रहे हैं और मोदी और शाह लाचारी से एक जगह से दूसरी जगह भागकर हालात संभालते हुए दिख रहे हैं। यानी दोनों लाचार हैं और यहां से वहां, वहां से यहां कर रहे हैं। अमित शाह एक दिन तमिलनाडु जाकर नया गठबंधन बनाते हैं तो दूसरे दिन महाराष्ट्र पहुंचकर अजित पवार और एकनाथ शिंदे के बीच के झगड़े को सुलझाते हैं और फिर मध्य प्रदेश पहुंचकर मोहन यादव सरकार की मदद करते हैं। वहीं मोदी अंबेडकर जयंती आने के पहले ही अंबेडकर अंबेडकर कहने लगते हैं। और अमित शाह आप क्या करेंगे? जब मोदी जी ही अंबेडकर 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 करेंगे तो अमित शाह क्या कहेंगे? खैर, आज पूरे देश में जगह जगह भाजपाइयों ने अंबेडकर जयंती के पहले कहीं मूर्ति पर माल्यार्पण किया तो कहीं मैराथन करवाई। कहीं कल अंबेडकर जयंती पर मोदी पहले से सोशल मीडिया पर ऐलान कर रहे हैं कि अंबेडकर जयंती पर कल का दिन हरियाणा की विकास यात्रा को समर्पित रहेगा। यह नरेंद्र मोदी ऐलान कर रहे हैं। माननीय मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो आपका हर दिन पूरे देश के विकास के लिए समर्पित होगा और होना भी चाहिए। ऐसा नहीं है तभी तो आपको ऐलान करना पड़ रहा है, क्योंकि आप ऐसा कर नहीं रहे हैं। वैसे भी अंबेडकर जी ने संविधान बनाया था तो प्रधानमंत्री के कर्तव्यों में यह नहीं लिखा था कि प्रधानमंत्री मेरी जयंती पर इस किस्म का प्रहसन करेंगे, बल्कि उनका संविधान तो हर वक्त जनहित और देश हित के लिए काम करने की प्रेरणा देता है। अगर मोदी इस संविधान को मानकर सरकार चला रहे होते तो ना उन्हें इस तरह ट्वीट करने की जरूरत पड़ती और न ही आज देश में जो हालात बने हैं वो बने होते। आप जानते हैं कि इस समय किस तरह वक्फ संशोधन विधेयक यानी जो कानून बन चुका है उसके खिलाफ विरोध हो रहा है देश भर में, जिसमें पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा जैसे राज्यों में हिंसा भी हो गई है। मगर स्थिति सुधारने यानी हालात सुधारने की जगह बीजेपी ब्लेम गेम में लग गई है। उसे किसी न किसी तरह कांग्रेस या टीएमसी जैसे दलों को कोसना है। मगर अब इन दोनों दलों ने मुसलमानों के नाम पर, मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के लिए कभी हमदर्द बन के और कभी गाली दे के, हमदर्दी के पीछे भी गाली ही छुपी हुई है। इस एक्ट को दुर्भाग्य के साथ, दुर्भावना के साथ, दुर्भावना पूर्ण एक्ट है ये अमेंडमेंट है। ये सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए या मुल्क के लिए, मान लो सोसाइटी के लिए, मुसलमानों के लिए खराब होता, मुल्क के लिए अच्छा होता तो भी हमारे सर आंखों पे हो सकता था। हाँ ठीक है, थोड़ा तकलीफ होगी, बर्दाश्त कर लेंगे, कोई बात नहीं, देश का भला हो जाए। न देश के लिए, न कॉमन सोसाइटी के लिए, इंडियंस के लिए, और ना ही मुसलमानों के लिए, किसी के लिए ये कानून सही नहीं है और इस तरह के अमेंडमेंट सही नहीं है। स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं तो एक छोटी सी चीज थी कि कब्जा करने वाले के खिलाफ, जैसे कहते हैं ये कब्जा कर रखा, हम लोगों ने भी कब्जा कर रखा, कब्जा करने वाले के खिलाफ क्रिमिनल केस बनेगा। आपने इस अमेंडमेंट में उस क्रिमिनल होने को, क्रिमिनलिटी को खत्म कर दिया। तो कैसे फायदा पहुंचाया आपने? आप तो कब्जा करने वालों को फायदा पहुंचा रहे हैं, बिल्डरों को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं कि जो प्राइम लोकेशन की लैंड्स हैं वो बिल्डर्स को मिल जाए। तो आप जमीयत उलेमाए हिंद इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसमें यह घोषणा में यह साफ कि हम इसका प्रोटेस्ट तो करेंगे लेकिन गांधीवादी तरीके के हिसाब से करेंगे। तो एक तरफ देखिए बीजेपी की पोल कैसे खुलती जा रही है, वहीं इस समय महाराष्ट्र में जो हालात बने हैं उनमें भी बीजेपी पर सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह अमित शाह और एकनाथ शिंदे की बंद कमरे में आज मुलाकात हुई और बताया जा रहा है कि अजित पवार की शिकायत शिंदे ने की। हालांकि वित्त मंत्री अजित पवार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है, यानी अजित पवार ने कहा कि अमित शाह से ऐसी कोई शिकायत मेरे पास नहीं आई है। एकनाथ शिंदे ने कहा, माफी चाहूंगा, पवार ने आगे कहा है, पवार ने कहा, स्पष्ट किया है कि अगर एकनाथ शिंदे को कोई आपत्ति होती तो वे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या मुझसे सीधे बात करते। हमारे आपसी संबंध बहुत मजबूत हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि सभी को अटकलों के बजाय फैक्ट पर ध्यान देना चाहिए। वहीं संजय राउत ने महायुति में मचे घमासान पर तंज कसा है। संजय राउत ने कहा है कि ऐसा होना तय है, एक दिन कैबिनेट में दंगा होने वाला है, खून खराबा होने वाला है।
महाराष्ट्र के पैसों को लेकर कैबिनेट में लड़ाई होगी, बस इंतजार कीजिए और देखिए। यह बात कही है संजय राउत ने, शिवसेना उद्धव गुट से राज्यसभा सांसद। इधर मध्य प्रदेश आइए तो मध्य प्रदेश में भी बीजेपी पर उंगलियां उठ रही हैं, क्योंकि इंदौर के बीजेपी विधायक के बेटे और उसके साथियों ने रात 1 बजे देवास के टेकरी माता मंदिर पहुंचकर उसे खुलवाने के लिए पुजारी के बेटे के साथ मारपीट की। रात के 1 बजे टेकरी माता मंदिर पहुंचकर और मंदिर खुलवाने के लिए पुजारी के बेटे के साथ मारपीट की थी। इस पर दिग्विजय सिंह ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इस घटना से सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी इसी तरह हिंदू धर्म की रक्षा कर रही है, जहां मंदिर के नियमों को तोड़ा जा रहा है? तो बहुत कुछ है, चाहे आप वो महाराष्ट्र जाइए या आप तमिलनाडु दक्षिण जाइए, आप चाहे बिहार में रहिए या आप उत्तर प्रदेश में रहिए, आप चाहे नागपुर हेडक्वार्टर चले जाइए या आप मध्य प्रदेश जाइए, महाराष्ट्र, हर जगह। और इन सब के बीच वक्फ संशोधन बिल और उसको लेकर माहौल जो है वो धीरे धीरे गर्मा रहा है। शायद सरकार को यह समझ में नहीं आ रहा है, उससे पहले अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर नरेंद्र मोदी को यह अपील करने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि कल मेरा पूरा का पूरा दिन हरियाणा के लोगों के लिए समर्पित होगा। बीजेपी को बीजेपी के ही लोग फंसा रहे हैं, और यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनके जो गठबंधन के लोग हैं, चाहे वो बिहार में देखिए नीतीश कुमार को कौन फंसा रहा है, या नीतीश कुमार को क्यों कहा जा रहा है कि उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाना चाहिए। नीतीश बाबू अगर चाहते तो कब के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पद स्वीकार कर लेते। चाहते तो इंडिया गठबंधन में रहते और खुले तौर पे कहलवा देते कि मैं ही प्रधानमंत्री या डिप्टी प्रधानमंत्री बनूंगा। लेकिन क्या कोई साजिश रची जा रही है? कल भी थोड़ी सी चर्चा हमने की थी नीतीश बाबू पे, तो आज भी उस पर चर्चा करेंगे। और साथ साथ अपने ही कैसे दिखा रहे हैं बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को आंख, और कैसे यहां परेशानी में, वक्फ बिल के बाद परेशानी में फंस रही है भाजपा। ये सब हम बातें करेंगे इस चर्चा में। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे उन तमाम साथियों को, बहुत महत्वपूर्ण है जानना। और इन सबके बीच उधर एक बात और, कल हम लोग मायावती जी की चर्चा कर रहे थे। मायावती ने अपने भतीजे को बाहर कर दिया था, बिल्कुल पार्टी से बेदखल कर दिया था। उन्होंने आज खुले तौर पर एक नहीं बल्कि 3 ट्वीट कर उन्होंने माफ़ी मांग ली है अपनी बुआ जी से, यानी मायावती से, आकाश आनंद ने। वो भी समझेंगे कि वहाँ क्या राजनीति चल रही है। क्या मायावती भी कुछ खोज रही हैं, यानी वो भी बाएं दाएं देख रही हैं, या जिनके साथ हैं उन्हीं के साथ आगे बढ़ना चाहती हैं? पार्टी बचानी उनको भी है। बहुत कुछ हम चर्चा करेंगे। 5 हमारे वरिष्ठ साथी यहां जुड़े हुए हैं। जयशंकर जी हमारे साथ हैं, आज एक लंबे अंतराल के बाद। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी, और हमारे साथी अमलिंदु उपाध्याय जी। आप सबका स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधा आना चाहता हूं जयशंकर जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहता हूं। जयशंकर जी, बहुत छोटी छोटी बातें मैं रखा हूं, इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं हम, और इन्हीं बातों से कि अलग अलग, लेकिन मदनी साहब का बयान वक्फ को लेकर, चाहे मुर्शिदाबाद, त्रिपुरा जहां बीजेपी की सरकार है, इन जगहों पे भी, हर जगह आखिर वक्फ को लेकर सरकार कितनी यहां सतर्क दिखाई देती है, जरा ये भी आपसे समझना चाहूंगा। राजनीति की बात हम करेंगे। और आज है 13 तारीख, 3 दिन बाद, ठीक तीसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगुवाई में 3 जजों की बेंच इसी मसले पर सुनवाई करने जा रही है। दोस्तों, ये बात आप लोगों को बता दूं कि उस दिन 16 तारीख को शुरुआत से आप लाइव देखेंगे, ब्रेकिंग न्यूज जैसे हम हमेशा करते रहे हैं, और वो देखेंगे जैसे ही इस पिटीशन पर सुनवाई शुरू होगी, पल पल की रिपोर्ट एक एक जिरह आप तक हम पहुंचाएंगे। वक्फ कानून बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट में क्या बहस हो रही है वो सब कुछ हम हिंदी में सुनाएंगे आपको। जयशंकर जी। राजीव जी, महमूद मदनी साहब को अभी जो थोड़ा बहुत ही सुना हम लोगों ने, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बातें कही, मुझे उनकी चिंता और उनकी बातें जायज लगती हैं। और ये बात तो एकदम सही है कि 2 इसके इरादे हो सकते हैं, इसके पीछे जो निहितार्थ हो सकते हैं वक्फ संशोधन विधेयक के बारे में जो कानून बनाया है। एक तो मुसलमानों को किसी न किसी बहाने छेड़ने की, चिढ़ाने की, प्रोवोक करने की कोशिशें,
चाहे वो 3 तलाक रहा हो, चाहे वो 370 रहा हो, चाहे वो इस तरह के जितने भी अभी काम हुए हैं, नागरिकता संशोधन विधेयक रहा हो, या अभी वक्फ कानून है उसमें जो फेरबदल करने की बात हो। दूसरा उसका है, वो भी मदनी साहब की बात मुझे जायज लगती है, कि सरकार की निगाह वक्फ की जमीनों पर है और उसको किसी न किसी रूप में कारपोरेट सेक्टर को वो देना चाहते हैं। उनके कब्जे अगर जहाँ कहीं भी हो गए हैं उसको जायज ठहराने की कोशिश की जा रही है इस नए अधिनियम के जरिए। आपको पता है कि मुंबई में जो एक बड़े भारी उद्योगपति जो हैं, देश के पहले दूसरे नंबर पे होते रहते हैं, उनका जो एंटालिया है बिल्डिंग है, वो यतीम खाने की विवादित जमीन पे बना हुआ है, जिसको लेकर के अदालत में मुकदमे भी है। वो वक्फ की संपत्ति रही, वक्फ बोर्ड ने उस पर भी चैलेंज किया हुआ है। इस तरह के तमाम ऐसे मामले हैं। और ख़ास तौर से मुझे बता रहा हूँ, मुझे तो ये जानकारी है अच्छी तरह से कि जब बिहार और उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे थे, उस समय जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो कनफुकवा तंत्र है, उसने गांव-गांव में खास तौर से दलित बस्तियों में जा करके ये समझाने की कोशिश की लोगों को कि ये जो मस्जिद है, कब्रिस्तान है, ये जो जगह बनी हुई हैं, ये सब तुम्हारी ज़मीन पे बना हुआ है, हमारी ज़मीन पे बना हुआ है, और हमारी सरकार बन जाएगी, हम आएंगे तो इन जगहों को खाली करा करके तुम्हारे बीच में बांट देंगे। अब वो एक और चुग्गा फंसा रहे हैं, जैसे अभी बिहार विधानसभा का चुनाव है तो इसको और जोर शोर से कहेंगे कि देखो जी हमने कर दिया कानून, अब जमीन आपको मिलेगी। अब कब मिलेगी, नहीं मिलेगी, ये पता नहीं किसको मिलेगी, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन सरकार की और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मुख्य रूप से दो तरह की जो बातें हैं यही उभर करके आ रही हैं कि इस बहाने किसी न किसी तरह से एक तो उत्तेजना का माहौल बने, जिससे दंगे फसाद हों, और उसका सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की राजनीति में उनको फायदा मिले। लेकिन महमूद मदनी साहब का एक बयान जो है वो तो सुनाई नहीं दिया, लेकिन आपने जो बताया था उसमें है वो जी, कि विरोध प्रदर्शन होना चाहिए, देश भर में होना चाहिए, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से, गांधीवादी तरीके से, अहिंसक ढंग से विरोध और प्रतिरोध होना चाहिए। जी, ये बिल्कुल जायज बात है, क्योंकि जरा सा भी किसी तरह का नारेबाजी इस तरह का कुछ होगा तो जो विध्वंसकारी तबके हैं ये लोग किसी न किसी बहाने उसमें घुसपैठ करके कहीं पत्थरबाजी कर देंगे, कहीं कुछ ऐसा कर देंगे जिससे बदनाम करने का इनको मौका मिलेगा। तो इससे महमूद मदनी साहब की ये जो सलाह है वो बहुत अच्छी है, वो ठीक है। और दूसरी बात, मेरा तो कहना है कि अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है तो उसका इंतजार भी कर लेना चाहिए कि ठीक है, देखें सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, उसकी जो बात बन रही है। क्योंकि जनता को सरकार के किसी भी कानून या संशोधन का समर्थन करने का अगर अधिकार है तो विरोध करने का भी उतना ही अधिकार है। बिल्कुल। अब ये सरकार जो है वो किसके विरोध को सुनती है, किसके विरोध को नहीं सुनती है, ये सरकार पर है, या वो विरोध की ताकत पर भी है। अगर जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ, इतना लंबा चला, जाड़ा गर्मी बरसात तीनों मौसमों में किसान भाई लगे रहे, दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहे, 600-700 किसान मारे गए या उनकी मृत्यु हो गई आंदोलन के दौरान, उसके बाद सरकार का दिल पसीजा, सरकार ने वो कृषि कानून तो वापस ले लिए, लेकिन उनको अभी तक धोखे में रखा। आज तक न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को देने का वचन पूरा नहीं किया सरकार ने। तो एक तो ये बात है, और दूसरी बात यह है कि सरकार कहीं ना कहीं जी, इस मौके पर, जैसे नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ में पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ था, हालांकि वो एक खास समुदाय के लोगों ने किया था, उसमें अगर जन सहभागिता हो जाती और लोग भी उसमें शामिल हो गए होते तो एक अलग बात होती, लेकिन उसको इनको हाशिए पर डालने में बड़ी सहूलत मिल गई और उसकी सुनवाई इन्होंने नहीं की। और हालांकि उसको भी 3 साल तक 4 साल तक अभियंस में रखा। जब चुनाव आया 2024 का तो उसके पहले हमको लगता शायद 1 आध महीने पहले उस पर अमल करना शुरू कर दिया था। तो इनका सारा काम तो राजनीतिक नफा नुकसान के हिसाब से होता है, और उसी हिसाब से चूंकि एक टारगेट बना लिया है इन्होंने कि इनके खिलाफ इनको खलनायक बना करके हमको अपनी राजनीतिक उल्लू हमारा सीधा करना है, तो उस काम में लगे हुए हैं। और दूसरी बातें बहुत सारी, जैसे आपने कही बिहार के बारे में है, या
एनडीए के घटक दलों में जो सिर्फ फुटबॉल वाली बात है, तो ठीक है, जब एक साथ रहेंगे तो जरूर कहीं ना कहीं खटपट होगी ही। अब नीतीश कुमार को कभी कहा जाता है प्रधानमंत्री बना देंगे, कभी कहा जाता है आप गृह मंत्री बन जाइए आकर के, कभी मतलब 10 तरह की बातें होती हैं, लेकिन वो कहते हैं भाई ठीक है, हम जब रहेंगे तो हम यही रहेंगे, आपको क्या दिक्कत है। हालांकि उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति को लेकर के लगातार संदेह पैदा किए जा रहे हैं कि वो पूरी तरह से स्वस्थ और हैं कि नहीं हैं। लेकिन एक चीज़ जरूर है कि वो उनकी अब दो ही ख्वाहिश लगती है, मुझे लगता है कि एक तो मुख्यमंत्री बनने का उनका एक ऐसा रिकॉर्ड बन जाए जिसको कोई और तोड़ ना पाए, और दूसरा ये कि उनके बेटे को राजनीति में कैसे इस्टेब्लिश किया जाए, उनको इसके अलावा और कोई चिंता उनको लगती नहीं है। और हो सकता है कि उनके अंदर के जो भी है पिछले उनके सरकारों के जो कुकर्म रहे होंगे, उसको लेकर डर भी लग रहा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ईडी सीबीआई घर घर हमारे घरों में भी पहुंच जाए, तो ये भी हो सकता है। इसलिए वो अभी फिलहाल तो बंधे ही हैं, बंधे रहेंगे। हालांकि बीच बीच में कुछ लोग ये बातें उड़ाते रहते हैं कि नहीं वो फिर पलटी मारेंगे, नहीं मारेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अभी ऐसा कुछ होगा। और एकनाथ शिंदे लगातार उनकी बातें आती रही हैं, वो अजित पवार क्या हो, तो हमको लगता है कि देवेंद्र फडणवीस या बीजेपी के साथ भी उनकी नहीं बन रही है। अंदर खाने की बात तो यही बता रहे हैं लोग, लेकिन अब वो अमित शाह जी हैं, अमित शाह जा करके वहाँ पे उनको समझा रहे हैं, नहीं समझा रहे हैं, क्या होगा, उनकी अंदरूनी बातें हैं। दूसरी बात, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बात हो रही थी, अब ये तो आपने ठीक कहा कि भाई अमित शाह जी तो संसद के अंदर कह रहे थे कि क्या बाबा अम्बेडकर 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 के रट लगाए रहते हैं, इतना तो भगवान का नाम लिया होता तो क्या से क्या हो जाता, और उसकी जगह प्रधानमंत्री हमारे अम्बेडकर अम्बेडकर कर रहे हैं। लेकिन ये तो वही है कि मतलब आप अम्बेडकर अम्बेडकर कहते हैं और अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को लगातार धता बता रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ, इसी मंच से कितनी बार कहा है मैंने, आज एक बार फिर से कह रहा हूँ कि लोकसभा में उपाध्यक्ष के नाम का पद जो है 6 साल से खाली पड़ा है। संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि लोकसभा अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा, लेकिन उस संविधान को धता बताते हुए हमारे प्रधानमंत्री, हमारी भारतीय जनता पार्टी या उनकी एनडीए की सरकार आज तक स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का चुनाव नहीं करवा रही है। तो एक तो इस संविधान को सीधा सीधा धता बताने की बात हो रही है। जिस तरह से कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका का ये हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, उनके अधिकारों में अतिक्रमण हो रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है, यह सब संविधान पे आघात है, ये प्रतिघात है। लेकिन अब ठीक है, चूंकि अभी आपकी सरकार चल रही है तो आप जो चाहें सो करिए। और दूसरी बात, जैसे यूपी में कहा आपने, जो सशस्त्र तांडव देखा गया आगरा में, वो इस देश के आने वाले भारत की तस्वीर दिखाई दे रही है। उसमें जिस ढंग का तांडव किया करणी सेना के नाम पे वहां के लोगों ने, बाहर से आए हुए लोगों ने जी, क्या वहां कोई राज्य सरकार है क्या, या राज्य सरकार के संरक्षण में उनके इशारे पर ही ये सारे लोग जमा हुए थे? मानो आप पूरी तरह से, जिस तरह से इस देश में जाति युद्ध, गृह युद्ध भड़काने की कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन यह बात नहीं समझ में आ रही है आपको कि अगर इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी और अल्पसंख्यक एकजुट होकर के सड़क पे आ गया, आपके हाथ में तलवार हैं, आपके हाथ में लाठियां हैं, आपके हाथ में और सारे हथियार हो सकते हैं, लेकिन अगर निहत्था भी सड़क पे आ जाएगा तो आप कहाँ ठहरेंगे कुछ पता नहीं है। लेकिन ये है कि अब जबकि सत्ता का संरक्षण है तो लोग आकर के बात कर रहे हैं। बिल्कुल, उस प्रदर्शन में एसपी सिंह बघेल जो केंद्रीय मंत्री, वो भी पहुंचे हुए थे। बताइए, मतलब ये दुर्भाग्यजनक है, ये दुर्भाग्यजनक है जी, शर्मनाक है, ये शर्मनाक है। जयशंकर जी, आता हूं जरा प्रेम कुमार जी भी जुड़ गए हमारे साथ, और रांची में हैं शायद प्रेम कुमार जी, रांची या जमशेदपुर में हैं, बिहार के काफ़ी करीब हैं, बिहार की सियासत को नज़दीक से देख रहे हैं। प्रेम कुमार जी, आपका स्वागत करता हूं और सीधे आपके पास आना चाहता हूं। बहुत सारी बातें आज हम कर रहे हैं अलग अलग हिस्सों को जोड़कर, लेकिन मूल रूप से चूंकि कल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी अम्बेडकर साहब को याद कर रही है, उन्हीं अम्बेडकर साहब को जिनका नाम लेकर अमित शाह कह रहे थे कि इतना नाम अगर भगवान का ले लिए रहते तो 7 जन्मों का स्वर्ग नसीब हो जाता। अब आखिर क्या कारण है कि आज अम्बेडकर साहब याद आ रहे हैं? क्या कारण है? या ये कारण है कि वक्फ संशोधन बिल जो है वो परेशान कर रहा है, जिसकी सुनवाई 16 तारीख को है, 2 दिन बाद। प्रेम कुमार जी। जी, राजीव जी, देखिए
मैं जमशेदपुर में हूँ, झारखंड में, और बिहार से सटा हुआ है। बिहार में मल्लिकार्जुन खड़गे जा रहे हैं। अंबेडकर जयंती है। अंबेडकर जयंती की तैयारी जमशेदपुर में भी जोर शोर से है, पूरे देश में है। और अंबेडकर तो करना ही पड़ेगा और सबको करना पड़ेगा। वो प्रतीक बन गए हैं, संविधान के प्रतीक बने हुए हैं। और इस समय में देखिए एक बात कचोटती है, हमने देखा अखिलेश यादव जी का ट्वीट देखा, इलाहाबाद में एक दलित के साथ में जो व्यवहार हुआ, जला दिया गया। तो ये पूछा जा रहा है कि कैसे यहाँ क्यों नहीं बुलडोजर चलते हैं। दलित के घर में आग लगाई जाती है, दलित को जिंदा जलाया जाता है, दलित के साथ घटनाएं घटती हैं। या फिर खुद समाजवादी पार्टी के नेता रामजी लाल सुमन जी जो हैं, उनके घर में जिस तरह से खुलेआम हमले हो रही हैं, करनी सेना इस तरह से निकली हुई जैसे भारत की सेना वही हो और उनको पूरे इजाज़त मिल गई हो। भारत की सेना को भी इजाज़त नहीं है कि अपने नागरिकों के बीच में जाके इस तरह से डराए धमकाए। लेकिन ये करनी सेना कोई बड़ी सेना हो गई है, उससे भी ऊपर, जिसके ऊपर में कोई कानूनी रोक टोक नहीं है। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि दलित पर जो जोर जुल्म पूरे देश में है, ये संविधान बचाने का एक बहुत बड़ा संकल्प इस देश को लेने की ज़रूरत है। क्योंकि दलित हाशिए पर हैं, छुआछूत आज भी उनके साथ है, उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, वो असहाय महसूस करते हैं। और पुलिस प्रशासन से लेके पूरा तंत्र दलित के साथ खड़ा नहीं होता है। आए दिन कोई भी प्रदेश इस देश में नहीं है बाकी जहां दलितों के साथ जोर जुल्म नहीं हो रहे हैं। तो ये अंबेडकर साहब का जो नाम लिया जाता है, ये दलित के लिए देवता है और निश्चित रूप से अंबेडकर का नाम वो लेंगे तो उनको मोक्ष मिलेगा। भाई इनका मोक्ष का मतलब कुछ हो, दलितों का मोक्ष तो यही है कि इसी जीवन में उनके साथ में छुआछूत खत्म हो और संविधान से ही वो व्यवस्था हो सकती है। और ये जाहिर बात है कि इन बातों के इर्द गिर्द सियासत भी है। भाई बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो इस चुनाव से पहले दलित एक बड़ा रोल निभाएंगे। दलित ही नहीं, वो सारे लोग जो इस संविधान से संरक्षित हैं, चाहे जातिगत आधार पर हो, जाति समूह के आधार पर हो, आर्थिक आधार पर हो, अमीर गरीब के आधार पर हो, संविधान जो सुरक्षा संरक्षण देता है उसके हिसाब से है। इस बीच वक्फ बोर्ड जैसा मुद्दा है जिस पर कि आपने बताया कि होनी है सुनवाई, तो वक्फ बोर्ड एक ऐसा मुद्दा बनकर के है जिसको कि एक पक्ष धर्म के आधार पर देखता है, एक पक्ष चतुराई से धर्म के आधार पर खारिज करता है और एक पक्ष संविधान के आईने में सारी चीजों को देखने को कहता है। ये दो तीन पक्ष हैं उससे जुड़े हुए, तो सबकी नजर है अदालत के पर। लेकिन इस दौरान जो एक पैटर्न बना हुआ है कि कभी बंगाल में कोई हिंसा होगी उस नाम पर, कभी किसी देश के दूसरे शहर में हिंसा होगी उस नाम पर। जैसे रामनवमी है, रामनवमी त्योहार पर अगर कहीं पथराव हुआ तो उस पथराव को पूरे देश में हिंदू बनाम मुस्लिम की लड़ाई के तौर पर पेश कर दिया जा रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि ये स्थानीय स्तर पर सामुदायिक संघर्ष इसको बोल सकते हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम का संघर्ष तो देश व्यापी हो जाता है। पूरे देश में हिंदू मुस्लिम का संघर्ष, क्या किसी शहर में सांप्रदायिक दंगा या सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की स्थिति को देश भर में हिंदू मुसलमान का संघर्ष बोला जाएगा क्या? ये ऐसे तब तो देश टूट जाएगा, फिर तो देश, एक देश में दो देश बस रहे होंगे। लेकिन आज हमारा पूरा मीडिया उसी तरह से चीजों को दिखाता है कि पत्थरबाजी हुई तो इसका मतलब है कि हिंदू मुसलमान हुआ। जाहिर बात है कि पत्थरबाजी होना उसके पक्ष में कोई खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन पत्थरबाजी से पहले की जो परिस्थिति होती है, ऐसे तो होता नहीं कि कोई चल रहा हो शांतिपूर्वक, हम जा रहे थे हमारे ऊपर पत्थर फेंक दिया, इतने ऐसे घटनाएं नहीं घटती हैं। आप बैंड बाजा के साथ में जाएंगे, उसमें गंदी गंदी गालियां देंगे, उसके बाद धार्मिक विद्वेष वाले नारे लगाएंगे और उसके बाद आप अपेक्षा करेंगे कि कोई पत्थर भी न बरसे न फूल बरसे। जबकि यहीं पर हम तो अब ये कहते हैं कि ये पत्थर बरसाने वाले को मोहन भागवत जी का चेला समझिए।
आप उसको हिंदू मुस्लिम मत देखिए। मोहन भागवत जी ने कहा था कि जब तक पुलिस नहीं आती है तब तक अपनी सुरक्षा करने के लिए हमें हथियार रखने चाहिए। यही तो कहा था मोहन भागवत जी ने दशहरा के अवसर पर। जी। तो ये पत्थर को भी आप हथियार समझ लिया लोगों ने। मोहन भागवत जी के इशारे पर के हिसाब से चलने लगे कि भाई कोई हमारे घर पर आकर के, हमारे मस्जिद पर आकर के अगर बैंड बाजा बजा रहा है, गालियां दे रहा है और हमें उकसा रहा है, तो फिर हम सुरक्षा के लिए पत्थर लेके बैठे। लेकिन हम इसको इस रूप में नहीं बोल रहे कि वो सही कर रहा है, हम ये नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं कि मोहन भागवत जी का चेला है ये लोग कि भाई इस बीच पुलिस आए तब तक हम क्या करें, तो चलो पत्थर लेकर तैयार खड़े। तो मोहन भागवत जी ने जो देश में माहौल बनाया है उसकी ये परिणति भी देखने को मिल रही है। तो राजनीति यहाँ भी हो रही है पैरेलली। इसका असर बिहार पर भी है, इसका असर पूरे देश पर है और इसको हिंदू मुसलमान में बांटा जा रहा है। ये एक पहलू है। तो चाहे वक्फ बोर्ड का मुद्दा हो, चाहे ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा हो, रामनवमी के इर्द गिर्द ये कहा यह जाता है कि रामनवमी पर ही ऐसा क्यों होता है, हिंदुओं के शोभा यात्रा में ही ऐसा क्यों होता है, जबकि सच्चाई है इसको थोड़ा समझने की जरूरत है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ज्वलंत है और बहुत जोर शोर से उठाया जाता है कि हिंदुओं के त्योहार पर ही ऐसे हमले क्यों हो रहे हैं। इसमें एक बात ये समझने की आवश्यकता है कि क्षण भर के लिए एक फोन मैं ऑफ कर दूं, क्षण भर के लिए। जी जी जी, वो डिस्टर्ब कर रहा था फोन। जी जी, मैं जी, ये कह रहा हूं कि जो ये शोभा यात्रा निकलती है, क्यों ऐसा हो, क्या ऐसा है कि हिंदुओं के पर ही ठान करके हमला किया जाता है, कोई ये है बदला लेने की भावना है। दरअसल आप देखिए रामनवमी का जो शोभा यात्रा है, पूरे देश में लगभग 50,000 शोभा यात्राएं पूरे देश में निकलती है। और मैंने घटनाएं खोजी कि कितनी ऐसी घटनाएं निकली, मुश्किल से 6 घटनाएं निकली हैं। तो अब 50,000 में 6.005% के आसपास में ये संख्या बढ़ती है, 0.05 के आसपास में। तो ये इन 5 घटनाओं से, 6 घटनाओं से आप बोलेंगे कि पूरे देश में हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं, जबकि इन 5-6 घटनाओं का जब विश्लेषण करेंगे तो पता चलता है कि उकसावे वाली घटनाएं पहले होती हैं, बाद में जवाबी में पत्थर चलते हैं। पुलिस प्रशासन अगर दोनों को अरेस्ट करे, पत्थर जो चला रहा है उसको भी और जिसकी वजह से पत्थर चले हैं उसको भी, तो ये घटना ही ना हो। लेकिन पुलिस को डर लगता है एक पक्ष पर एक्शन लेने से, दूसरा पक्ष उनको निरीह नजर आता है, उनका घर तोड़ना बुलडोजर से आसान नजर आता है तो बुलडोजर चला दिए जाते हैं। भाई मांग उठती है कि बुलडोजर चलाओ, अदालत कह रहे हैं कि बुलडोजर मत चलाओ, और यहाँ मीडिया कह रहे हैं कि बुलडोजर कब चलेगा, योगी मॉडल कब लागू होगा। अरे योगी मॉडल है कि ये जुल्म का मॉडल है, ये सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। हमारी मीडिया कहती कि योगी मॉडल कब लागू होगा, कब मकान ध्वस्त किए जाएंगे। ये खुल्लम खुल्ला एंटी डेमोक्रेटिक बातें हो रही हैं, वो भी मीडिया के चैनल से बातें हो रही हैं। तो ये जो मीडिया का चैनल नहीं है, ये सरकार के चैनल है, सरकार की आवाज है जो खुलेआम इनको निरंकुश बनाए हुए हैं। तो इन स्थितियों को हम देखते हैं तो कई तरह की घटनाएं घट रही हैं जो हमारे संविधान पर हमला है, और 14 अप्रैल के समय उसकी पूर्व संध्या पर हम इन बातों को याद कर रहे हैं, क्योंकि रक्षा करना संविधान की आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आज बैसाखी भी है, आज 13 तारीख बैसाखी, और दूसरी तरफ 14 तारीख का इंतजार, यानी कल का इंतजार। अंबेडकर साहब को बहुत याद किया जाएगा, कल उनकी जयंती है, लेकिन साथ साथ आखिर आज उनकी जरूरत, उनको याद करने की जरूरत क्यों है? संविधान निर्माता और संविधान की रक्षा की बात कर ही रहे हैं हमारे साथी प्रेम कुमार जी, और संविधान के तहत ही बहुत सारे बदलाव भी हम लोग देख रहे हैं। इसी में वक्फ संशोधन कानून जो बनके तैयार हो गया है, राष्ट्रपति महोदया ने सिग्नेचर कर दिया फटाफट। लेकिन क्या वक्फ के बाद देश की सियासत बदल गई है? प्रशांत टंडन जी। जी, 2-3 बहुत प्रमुख संकेत दिखाई दे रहे हैं। एक तो अमित शाह जो जगह जगह जाकर फायर फाइटिंग कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? और ये उनकी फायर फाइटिंग की आवश्यकता अब आगे बढ़ने वाली है। माजरा ये है कि नागपुर वाली बात धीमे धीमे अब लीक हो रही है। मोदी जी जो वहां गए थे, तो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है,
और अगला प्रेसिडेंट रबर स्टैंप नहीं होगा और मोदी जी क्या उनको मिला है क्या नहीं मिला है, क्या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी होगा, नीतीश कुमार का नाम कैसे आ गया, ये सारी बातें अब नागपुर से लीक होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं बीजेपी में जिनका नागपुर से सीधा संबंध होगा। बीजेपी के अंदर दोहरी नागरिकता है, 2 मेंबरशिप है, एक बीजेपी की मेंबरशिप है और एक आरएसएस की मेंबरशिप है। इसी इशू पर बीजेपी जनता पार्टी में बंटवारा हुआ था जी, शंकर जानते होंगे। तो ये जो पूरा मसला है वो लीक हो रहा है, तो धीमे धीमे आप देखिए कि अचानक योगी आदित्यनाथ बहुत अग्रेसिव हो गए, अचानक आपको बगावत के निशान तो जो संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो संकेत इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि उनको दिखाई दे रहा है कि अब थोड़ा स्कोप मिल रहा है और ये कमजोर हो रहे हैं। एक और संकेत है, बहुत महत्वपूर्ण संकेत है, इस पे ध्यान दीजिएगा कि गोदी मीडिया के तमाम सीनियर पत्रकार तो नहीं कहूँगा उनको, गोदी मीडिया के तमाम एंकर वो एक अडानी जी के चैनल में लगातार जा रहे हैं छोड़ के। ये क्या, इसके संकेत क्या हैं? इसके संकेत बड़े स्पष्ट हैं कि एक चैनल तो अपना बचा के रखना चाहते हैं ताकि वो प्रभावी हो। तो अडानी जी का चैनल पे जो ये लगातार लोग जा रहे हैं उसका एक संकेत ये भी है कि आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये गोदी मीडिया के भी सुर बदले। तो उस स्थिति में अपना घरेलू चैनल जो है मजबूत होना चाहिए, तो वो घरेलू चैनल को मजबूत करने की कवायद चल रही है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बात मदनी साहब ने कही है, क्योंकि कल डॉक्टर अंबेडकर की जयंती है और उस विषय पर उस परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उनकी बात से मैं सहमत हूँ कि जो वक्फ बिल है और ये तमाम हिंदू मुसलमान है और मुसलमानों के ऊपर जो बुलडोजर चलता है, लिंचिंग होती है, कोई तलवारें लेके लोग वहाँ पे घूम रहे हैं आगरा में, खुदाई मस्जिद की हो रही है, मस्जिद के सामने डांस प्रोग्राम होते हैं जी, इसका कारण क्या है? और ये वही होती जहाँ बीजेपी की पुलिस है। जहाँ पुलिस बीजेपी की सरकार की नहीं है वहाँ ये सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होते हैं। ये कर्नाटक में नहीं हो रहे हैं, ये केरल में नहीं हो रहे हैं, ये और जगह नहीं हो रहे हैं, तमिलनाडु में नहीं हो रहे हैं, वहाँ की पुलिस उठा के बंद कर देगी। ये वही हो सकते हैं जहाँ पे पुलिस बीजेपी की सरकार की है और पुलिस की सह पर होते हैं। अब जो मदनी साहब कह रहे हैं उसका मतलब क्या है? हाल के वर्षों में और मैं कहूँगा पिछले 2 दशक में अम्बेडकरवादी जो बुद्धिजीवी है, जो मिडिल क्लास है, प्रभावशाली हुआ है और वो परेशानी का सबब है। उससे परेशानी उससे उसके खिलाफ बड़ी लकीर जो है या ध्यान भटकाने का काम हिंदू मुसलमान का एजेंडा करता है। असली परेशानी जो है वो ये है कि मनुवाद को या वर्चस्ववाद को चुनौती मिल रही है और बहुत गंभीर चुनौती मिल रही है। अब तमाम जो अम्बेडकरवादी हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, जो लिखते अच्छा है, बोलते हैं, उनकी बात में वजन है, वो प्रोफेसर बन चुके हैं, वो बुद्धिजीवी हैं, वो पत्रकार हैं, उनकी बातों में दम है, उनकी फॉलोइंग है। तो ये सारी परेशानी का सबब इस बात को लेकर है। अगर आप ये पता करें कि लखनऊ में हो गया अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर एक बवाल हो गया, मूर्ति हटा दी गई, मूर्ति को पुलिस प्रक्रिया से या कानूनी प्रक्रिया से नहीं हटाया गया, वहां के वर्चस्ववादियों ने हटा दिया। क्यों हटा दिया भाई? ये काम अगर वो न्यायोचित नहीं है तो ये काम कानूनी प्रक्रिया के तहत होगा ना। बीच बचाव कौन कर रहे हैं? बीच बचाव कर रहे हैं बीजेपी के विधायक जी। शुक्ला जी।
तो ये जो पूरा अगर आप जितना भी देश भर में डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को निरूपित किया जाता है, अगर आप कोई सर्वे करेंगे कि ये किस पार्टी के समर्थक हैं, तो मामला साफ हो जाएगा कि डॉक्टर अम्बेडकर से किसको परेशानी है, अम्बेडकर वादियों से किसको परेशानी है। और इसलिए ये हिंदू मुसलमान का पूरा मसला जो है वो खड़ा किया जाता है। और दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट संकेत है जिसकी चर्चा आपने शुरू में की, सुप्रीम कोर्ट, वक्त का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, 16 तारीख को हियरिंग है, आपने कहा लाइव करेंगे उसे जी। संजीव खन्ना ने जो बेंच बनाई है, संजीव आज से ठीक 1 महीने बाद यानी 13 मई को जस्टिस संजीव खन्ना रिटायर हो जाएंगे। जो बेंच बनाई है वो लंबा चलने वाले जजेस हैं, वो 2028 या उसके बाद रिटायर होंगे, तो वो बेंच रहेगी। उसको आने वाला भविष्य का चीफ जस्टिस जो है वहाँ पे उसको रिप्लेस करेगा जस्टिस खन्ना को, ये बेंच रहेगी। और जस्टिस खन्ना 1 महीने में कोई फैसला हो जाए इसकी मुझे उम्मीद कम है, लेकिन जस्टिस खन्ना इस मुकदमे की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन और फाउंडेशन बना देंगे अगले 1-2 हियरिंग में, जब तक वो सीट पर है। ये परेशानी है। और संकेत कहाँ से आ रहा है? जस्टिस खन्ना ने या सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर, तमिलनाडु के गवर्नर को उनकी जगह दिखा दी। भारत के इतिहास में पहली बार राजीव जी हुआ है कि गवर्नर और राष्ट्रपति के अनुशंसा के बगैर असेंबली का पास किया हुआ कानून लागू हो गया। एक नहीं बल्कि 10 कानून। शर्म की बात है, उनको गवर्नर साहब को इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल सुप्रीम कोर्ट ने एक और डायरेक्टिव दी है, वो राष्ट्रपति के नाम कि 3 महीने के अंदर, शायद आप उसी पे आ रहे हैं जी। मैं उसी पे आ रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल ये नहीं किया, उसने कह दिया कि जो अनलिमिटेड टाइम नहीं है, 3 महीने के अंदर राष्ट्रपति और गवर्नर को उसकी अनुशंसा करनी है जो असेंबली ने पास किया है वो उसको, और दूसरा भी उसको रिजेक्ट करने का वीटो इनके पास नहीं है। ना लिमिटेड वीटो है ना अनलिमिटेड वीटो है। बिल्कुल साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर राष्ट्रपति जी को कोई दिक्कत है तो सुप्रीम कोर्ट में आए, हम बताएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत टफ स्टैंड लिया है और संकेत है कि सुप्रीम कोर्ट किस दिशा में चल रहा है। ये सारी परेशानियां हैं। अब इस परेशानी का एक ही इलाज है, बेचारा मुसलमान, उसको खबरों में ले आओ। सुप्रीम कोर्ट से परेशानी हो रही है, जो दलित इंटेलेक्चुअल्स आ रहे हैं, जो अम्बेडकरवादी इंटेलेक्चुअल्स आ रहे हैं, जो आरएसएस की तरफ से दबाव बन रहा है कि रबर स्टैंप प्रेसिडेंट नहीं होगा, ये सारे समस्याओं की एक ही जो है वो अलादीन का चिराग है इनके पास कि मुसलमान। इसलिए मैं मदनी जी की बात से सहमत हूँ कि वक्फ बिल का असली उद्देश्य जो है वो ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स को बढ़ाना है, ताकि सामाजिक न्याय की जो बात हो रही है, जो संविधान की बात हो रही है, जो लोग अपना हक मान रहे हैं, जो सैकड़ों साल से हाशिए पर हैं, उनकी अगर एक बुद्धिजीवी बिरादरी आ गई है और वो उसकी आवाज़ दूर तक जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जा रही है, तो हिंदू मुसलमान करो। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। इनका कहना जमीयत उलेमाए हिंद का कि हमारा मानना है कि ये कानून देश के संवैधानिक ढांचे के खिलाफ है और भारत के संविधान के विरुद्ध है, जो बहुसंख्यकों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए लाया गया है। यह सिर्फ कानूनी मुद्दा नहीं बल्कि न्याय और सिद्धांत का मामला है। हमने इस तरह के उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ पहले भी लड़ाई लड़ी है और हम भविष्य में भी लड़ेंगे। इस देश की बुनियाद जिन सिद्धांतों पर रखी गई थी वो समानता, न्याय और स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। ऐसा महसूस होता है कि आज इन बुनियादों को हिलाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि मेरे ये शब्द न केवल सुने जाएं बल्कि महसूस भी किए जाएं। ये मेरे समुदाय की पीड़ा और भावनाओं की अभिव्यक्ति है। उम्मीद है कि देश का नेतृत्व मीडिया
और देश का नेतृत्व, मीडिया और आम जनता इस आवाज़ को सुनेंगे और इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। और ये तमाम अनुच्छेदों का जिक्र है, ये उनकी प्रेस रिलीज आई हुई है अभी वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जमीयत उलेमाए हिंद की, और उसमें जो बातें कही गई हैं वो यहाँ मैं पढ़ के आपको सुना रहा था। और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग बातें हैं जिसका जिक्र है। एक लंबा चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें लंबा चौड़ा उसमें इनका लिखा हुआ वक्तव्य है। खैर आगे बढ़ते हैं। जरा पंकज जी आपके पास आना चाहता हूँ और जल्दी से आपसे भी समझना चाहता हूँ वही सवाल कि क्या वक्फ के बाद देश की सियासत बदल गई है? देखिए, अभी कह रहे थे प्रशांत जी कि अमित शाह जी दक्षिण से शुरुआत कर रहे हैं, तमिलनाडु पहुंचते हैं, महाराष्ट्र पहुंचते हैं, तमिलनाडु में अपने अध्यक्ष को, उनके अध्यक्ष इस्तीफा दे देते हैं, दूसरे अध्यक्ष बनाते हैं, AIADMK के साथ में फिर से गठबंधन का ऐलान होता है। फिर महाराष्ट्र पहुंचते हैं तो वहां पर भी एक नाथ शिंदे जैसे नाराज हैं, उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश होती है, वो साफ दिखाई दे रहा है। और तीसरा वहां से आगे बढ़ते हैं तो पहुंचते हैं यहाँ मध्य प्रदेश। उससे पहले वो पटना और इधर उधर तो गए ही हैं। क्या ये वही है जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं प्रशांत टंडन जी कि नागपुर के बाद से परिस्थितियां बदल गई हैं और उसमें नीम उस पर भी करेला और नीम चढ़ा, कुछ ऐसे ही कहते हैं ना, तो वो भी ये कि वक्फ संशोधन लाके आप पटक दिए और ये और आपको परेशान कर रहा है। पहले तो मैं आपको बताऊं कि जिस वक्फ संशोधन बिल को गैर संवैधानिक कहा जा रहा है, उसके लिए जो हमारा अनुच्छेद 25 और 26 में धार्मिक स्वतंत्रता का हस्तक्षेप है, उसके बाद में समानता का अधिकार का उल्लंघन अनुच्छेद 14, उसके बाद में अल्पसंख्यक अधिकारों का प्रभाव अनुच्छेद 29, ये कुछ ऐसी चीज जो है, ये जो वक्फ संशोधन बिल आया, ये जो संविधान की मूल भावना है उसके बिल्कुल विपरीत है, इसलिए इसको चैलेंज किया गया। मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसे कि पूरे देश में SGPC है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, उनके गुरुद्वारे हैं, सब कुछ है। वहां पर SGPC का चेयरमैन कौन होगा, उसका बाकायदा चुनाव होता है, जबकि वक्फ का हेड कौन होगा ये अभी तक सरकार ही चुनती रही है। पिछले 10 साल से या जिन राज्यों में 20-20 साल तक बीजेपी की गवर्नमेंट है, वक्फ के अध्यक्ष उन्हीं के हैं। उसके बावजूद यदि वहां पर जमीनों के घोटाले हो रहे हैं, उनके आर्बिट्रेशन बढ़ रहे हैं, तो आखिर यही लोग तो जिम्मेवार है उसके। ये वक्फ की स्थिति है। अब आपको बताऊं, वक्फ में जो चर्चा नहीं होती, मणिपुर में वक्फ बिल के खिलाफ बड़ा आंदोलन हुआ और चूड़ाचांदपुर में जो प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष बीजेपी का, उसके घर में आग लगा दी गई। आपको और बताऊं कि अभी जयशंकर जी ने कहा कि जो नागरिक संशोधन वाला CA के खिलाफ आंदोलन केवल मुसलमानों का था। मैं माफी चाहता हूं, आपसे असहमत हूं। वो केवल मुसलमानों का आंदोलन नहीं था। दिल्ली में देवांगना और कलिता ये इसमें आरोपी, और कई जगह पर, अधिकांश जगह पर जो सेकुलर फोर्सेस के लोग हैं वो लोग उसमें आगे थे। वक्फ एक ऐसा मसला है जिसको गैर मुस्लिम लगभग न के बराबर जानते हैं। तो बीजेपी और RSS का तरीका है कि एक ऐसे मुद्दे को उछालो जिसके बारे में लोगों को जानकारी ना हो। अब मैं आता हूं अमित शाह की भरभराहट और इन सबको लेकर। नरेंद्र मोदी नागपुर बाद में मिलने गए हैं। इस झंझट की शुरुआत हो जाती है जस्टिस वर्मा के घर मिले हुए नोटों से, पुलिस से। सभी लोग जानते हैं चीज को। अब जो लोग अंदर की बातें जानते हैं उनको मालूम है कि किस प्रकार से जस्टिस वर्मा के ऊपर आज डोभाल जी का आशीर्वाद है और किस प्रकार से उनके जो विरोधी जस्टिस CP सिंह, जिनके खिलाफ उन्होंने स्ट्रक्चर पास किया था और बाद में YV चंद्रचूड़ ने उसको कंफर्म किया था, वो अमित शाह के लोग हैं। ये विवाद, ये टकराव वहां से शुरू हुआ और हर राज्यों में जो पोलराइजेशन हो रहा है बीजेपी का, क्योंकि अब सबको लग रहा है कि शायद नरेंद्र मोदी का अगला कार्यकाल ना हो।
तो उसको कौन लेगा, उसमें जो रिप्लेसमेंट की जो पॉसिबिलिटी हो रही है, उसके अंदर अमित शाह सबसे दौड़ में आगे हैं, लेकिन उनको रोकने के लिए अजीत डोभाल सबसे आगे हैं। अजीत डोभाल शायद खुद चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से योगी को या और किसी को ला दिया जाए। ये जो पूरा विवाद बीजेपी में हर राज्य में चल रहा है, मध्य प्रदेश की मैं आपको चर्चा बताऊं, मध्य प्रदेश में आज की तारीख में भी शिवराज वर्सेस मोहन सरकार का जो विवाद है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जिसपे बहुत कम लोग चर्चा कर रहे हैं। हुआ यह कि वहां पे जो रेरा के चेयरमैन हैं AK श्रीवास्तव, उनके खिलाफ मोहन यादव की सरकार ने एक जांच के आदेश दिए और हाईकोर्ट जबलपुर में जांच शुरू भी कर दी। अब जो AK श्रीवास्तव हैं, ये कभी शिवराज सिंह चौहान के बहुत करीबी रहे और लंबे समय तक व्यापम के चेयरमैन रहे। और हुआ यह कि भोपाल में पिछले दिनों कुछ अतिक्रमण वगैरह हटाए गए और जो प्रॉपर्टी के विवाद आए, उसके अंदर सीधे सीधे मोहन यादव की बहनों के नाम प्रॉपर्टीज का चक्कर था। और ये मसला यहीं तक नहीं हुआ, यानी ये जिस चीज पे लोग बहुत खुलासा करने से डरते, मैं आपको बताऊं, मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के साले को पहले PSC जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका मेंबर बनाया गया और उसके बाद में एक कंप्लेंट करी गई, जबकि रेरा एक स्टेटरी बॉडी है, उसके खिलाफ जांच का आदेश राज्य सरकार नहीं दे सकती है, एक चीज। और दूसरी चीज है कि यदि कोई जांच स्टेटरी बॉडीज के होती है तो चीफ जस्टिस सीधे जांच नहीं करवा सकते हैं, पहले आपको उनके बारे में पूछना होगा। यहां पर हुआ कि सीधे जांच के आदेश दे दिए और उसके बाद में हुआ कि AK श्रीवास्तव सुप्रीम कोर्ट आए और सुप्रीम कोर्ट से जांच के मामले पे फिलहाल रोक लगाई गई। ये जो मसला है, आप ये सोच रहे कि रेरा और मोहन यादव का चल रहा है, वास्तव में ये पूरा मसला शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव का चल रहा है। और इसके अंदर जो तीसरा गुट है महाराज का, नाराज और शिवराज अभी भी चल रहे हैं उसी तरीके से। तीन गुट जो है, एक महाराज गुट है, एक नाराज गुट है, एक शिवराज गुट है। तो जो महाराज गुट है उनकी अपनी बिलबिलाहट है। ग्वालियर में MP सीधे कह रहा है कि मेरे यहाँ विकास नहीं हो रहा, नरेंद्र सिंह तोमर की भी कुछ नाराजगियां। मध्य प्रदेश इस समय एक बहुत बड़ा अखाड़ा बना हुआ है। ठीक इसी तरीके से त्रिकोण अखाड़ा महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में जो तीसरा एंगल है अजीत पवार, उसको आप कम मत समझे। हुआ है कि अजीत पवार को की जो फाइलें हैं अब सीधे नहीं जा रही है, कह दिया जाए कि अजीत पवार की फाइलें शिंदे के थ्रू अब फडणवीस तक जा रही है। अब अजीत पवार की पूंछ सबसे ज्यादा दबी हुई है, सबसे ज्यादा मुकदमों में। तो ये जो मसला है, महाराष्ट्र में भी 3 त्रिकोण पे झगड़ा चल रहा है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में अंतर्विरोध उस स्तर पर है, क्योंकि वहां पर मान लिया जाए कि केवल चीफ मिनिस्टर है, बाकी आप राज्य के 5 मंत्रियों के नाम कोई नहीं बता सकता है, उनके काम नहीं बता सकता है, क्योंकि वो पूरा ब्यूरोक्रेसी देख रही है और वहां का एक टॉप ब्यूरोक्रेट इतने बड़े घोटाले में पकड़ा गया। और आज की जो घटना है कासगंज के पास की, जिसके अंदर एक लड़की अपने मंगेतर के साथ में एक टूरिस्ट स्पॉट पे घूमने जाती है, उसको वहां पर भारतीय जनता पार्टी के राजू जो पूर्व सांसद रहे, उनके जो सबसे करीबी साथी है, वो सब लोग उसके साथ में बलात्कार करते हैं, उसके नग्न फोटो बनाते हैं और उसको ब्लैकमेल करते हैं। ये इलाहाबाद की घटना, वो बनारस की घटना तो सबने देखी है, ये घटना भी ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और इसको लेकर जो स्थानीय राजनीतिज्ञ हैं, जिन लोगों के जातिगत गणित हैं, वो सब बहुत ज्यादा इससे गहरी नाराज हुए और इसी किस्म की नाराजगी में अपना प्रभाव दिखाने के लिए अमित शाह जगह जगह घूम रहे हैं। और देश को इन लोगों ने एक इस प्रकार के, जिसको कहते हैं कि वो एक चंद्रकांता संतति तरीका सीरियल आता था ना, कि महल के अंदर बहुत सारी साजिशें चलती थी, साजिश में साजिशें चलती थी, वो इस किस्म का कर दिया है। और उसके अंदर वही है कि राजा नाहर सिंह वाला जो रोल है वो लगभग मोहन भागवत निभा रहे हैं, वहां से अपना अलग रिमोट चल रहा है। तो देश इन सब चीजों से अलहदा रहे, उसके बेपरवाह रहे, उसके लिए अब आप देखिए कि
अभी शायद प्रशांत भाई कह रहे थे कि गैर बीजेपी शासनों में ये नहीं होता है, यही होता है। आप सोचो कि लोग बड़े गर्व से कैसे हैं, हजारीबाग में 28 घंटे का जुलूस निकला और वहां की कोई ऐसी मस्जिद नहीं जिसके सामने खड़े तो उन लोगों ने तलवारें नहीं चाहिए। जी। तो हर राज्य में आप सोचिए कि मध्य प्रदेश में कल गुना में जो हुआ तो जुलूस की परमिशन ही नहीं है और बीजेपी का पार्षद जुलूस निकाल रहा है और मस्जिद के सामने जाके गाली गलौज कर रहा है। जब उसको मना किया जाता है तो वहां पे पथराव होता है। एसपी कह रहा है कि अब बगैर परमिशन का जुलूस था, लेकिन मारे तो नहीं आ गए, जो अरेस्ट होंगे नहीं आएंगे। तो ये हर राज्य में एक्चुअल क्या है कि लंबे समय तक हम जहर भर रहे हैं। हमने पैरामिलिट्री फोर्सेस को और इंक्लूडिंग द फोर्सेस के बड़े हिस्से को इस स्तर पर सांप्रदायिक कर दिया है कि वो जब सड़क पे जाता है तो वो हर चीज को उसी नजरिए से देख रहा है। और ये डिटॉक्सिफिकेशन इस समय इस देश की सबसे बड़ी जरूरत है, वरना संविधान को तो हम बचा लेंगे, लेकिन संविधान को चलाने की जिम्मेवारी जिस कार्यपालिका के पास में है, वो यदि इस प्रकार से टॉक्सिक होगी तो हम उससे कैसे काम ले पाएंगे, ये सोच के देखिए। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से आना चाहता हूँ जयशंकर जी आपके पास, फिर डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास आता हूँ। जयशंकर जी को जाना है एक जगह। जयशंकर जी, जरा आपसे भी समझना चाहता हूँ कि ये अमित शाह जी दक्षिण से मध्य प्रदेश तक पहुँच गए और लगातार इनकी चर्चा इसलिए ज़रूरी है अब, क्योंकि अब सियासत में कुछ गोटी बैठाने की यहाँ जुगत दिखाई दे रही है। और वैसे में वक्फ बिल लाकर क्या यहाँ पर, और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश दक्षिण भारत तमिलनाडु के लिए जो आया, उसका कितना असर आने वाली सियासत पे, क्योंकि चाहे केरल के राज्यपाल हों, चाहे वेस्ट बंगाल के राज्यपाल हों, अगर तलवार लटकती है तो सबके ऊपर लटकती है। और सब जगह हम लोगों ने देखा है कि कहीं ना कहीं ऐसे ही, अगर बीजेपी शासित प्रदेश नहीं है तो वहां पर राज्यपाल अपने हिसाब से, धनखड़ साहब का आप याद कीजिए, वो थे जब वेस्ट बंगाल में, क्या क्या नहीं किया उन्होंने। ममता बनर्जी और धनखड़ साहब दोनों बिल्कुल जंग का मैदान छिड़ा हुआ था, बिल्कुल। जयशंकर जी। पूरे देश में राज्यपाल जो हैं उनकी स्थिति जो बना दी गई है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के राज्य के प्रभारी होते हैं, हर राज्यों में प्रभारी नियुक्त किया जाता है, उसी तरह से राज्यपालों की हैसियत हो गई है कि राज्यपाल का काम जो है वहाँ संविधान की रक्षा या संवैधानिक दायित्वों का पालन करना नहीं होता है, वो सरकार पे कैसे नकेल कसेंगे, कैसे अपना सब। भाई महाराष्ट्र के जो राज्यपाल महोदय थे उनके बारे में तो क्या क्या निकल करके आ गया, वहाँ तो सरकार भी थी। तो इस तरह की चीज़ें ये लोग कर रहे हैं, उसमें कहीं दो राय नहीं है। बताना कि संविधान को धता बताने का काम तो लगातार हो रहा है, इसमें कहीं दो राय हो ही नहीं सकती है। तो जिस तरह से दिल्ली में उपराज्यपाल महोदय की भूमिका थी तो किसी से छिपी हुई नहीं है। अब आप सरकार बदल गई तो अब उनकी भूमिका बदल गई। तो ये है, मतलब प्रभारी के रूप में ही उनका काम हो रहा है। अब ये अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड लिया है और बहुत शानदार स्टैंड लिया है, सराहनीय स्टैंड लिया है कि वो आज की तारीख में जो संविधान की रक्षा का दायित्व तो अगर कहीं पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है तो वो सिर्फ हमारी सर्वोच्च अदालत में हो रहा है। अब ये कब तक हो पाएगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि कुछ एक फैसले जब चंद्रचूड़ साहब ने भी लिए थे, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने भी, तो उस समय भी हम लोग को उम्मीद काफ़ी बन गई थी। लेकिन बाद के फैसलों में जब वो भगवान की इच्छा के अनुसार या भगवान की कृपा के अनुसार जब फैसले सुनाने लगे तो थोड़ा सा मामला बदल गया था। इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा होगी और राज्यपाल को भी लाइन पे लाया जाएगा कि भाई देखिए, दूसरी बात यह है कि वो राज्यपाल चाहे तो राज्य सरकार की सिफारिश को मना कर सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अगर उसी सिफारिश को मंत्रिमंडल दोबारा अगर भेज देता है तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको राज्यपाल हो चाहे राष्ट्रपति हो उसको मंजूर करना ही करना पड़ेगा। तो ये संवैधानिक व्यवस्था है। लेकिन आप रोक करके रखेंगे 6-6 महीने, 8-8 महीने, 10-10 महीने आप दबा करके, फाइल दबा करके बैठ जाएंगे, ये तो कहीं नहीं है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अब दूसरी बात जो है, अब उस पर भी बहुत बातें हो गई हैं अमित शाह जी के बारे में, उनकी दौड़ धूप बढ़ी है, सक्रियता बढ़ी है। असल में देखिए क्या है, कई चीज़ें जैसे प्रधान जी बता रहे थे, नागपुर वाला कनेक्शन जो है, नागपुर में जो मोदी जी की पेशी हुई है
दरअसल बात एक और है कि इसी साल सितंबर महीने में ये तय होगा कि प्रधानमंत्री ने खुद या आरएसएस ने जो कसौटियां बनाई थी भाजपा के लोगों के लिए कि 75 साल के बाद वो राजनीति में सक्रिय रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उसी नाम पर आडवाणी जी, यशवंत सिन्हा, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह जैसे बहुत सारे लोगों को, हुकुम देवनाथ यादव, ऐसे तमाम लोगों को घर बैठा दिया गया था, टिकट नहीं दिया गया या मंत्री पद नहीं दिया गया था। तो अब उसका क्या पालन नरेंद्र मोदी जी के मामले में भी होगा, क्योंकि 75 साल पूरा हो गया, सितंबर महीने उनका होगा पूरा। तो अब उसके बाद अगर मान लीजिए कि संघ ने तय कर दिया या कुछ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन लेने की हैसियत तो अभी मेरे ख्याल से शायद किसी में नहीं है कि संघ से सीधा कोई कन्फ्रंट कर पाएगा, लेकिन अगर संघ ने तय कर दिया कि नहीं साहब वो कसौटी तो ऊपर से नीचे तक हर जगह लागू होगी, तो फिर क्या होगा? तो फिर उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, उसके लिए भी एक चहलकदमी या जो सक्रियता ढंग की शुरू हो जाती है। उसको अमित शाह जी की सक्रियता के रूप में भी देखा जा सकता है कि वो अपना, भाई वो तो माने ही जाते हैं कि मोदी जी के उत्तराधिकारी हैं, लेकिन जनाधार जो है या भारतीय जनता पार्टी का जो परंपरागत एक जनाधार बन गया है, उसके लिए कौन मुफीद होगा, कौन हिंदुत्व का पोस्टर बॉय होगा, कौन सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का पोस्टर बॉय होगा, कौन आरएसएस का समर्थन किसको हासिल होगा, इसके लिए योगी आदित्यनाथ भी लगे हुए हैं। उधर असम के भाई जो पलटीमार हैं हिमंता बिश्व शर्मा जी, वो भी लगे हुए हैं। तो ये सारे लोग अपने अपने ढंग से काम करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं चुन पाई है। और हम तो कब से सुन रहे हैं कि साल भर पहले से ही साहब वो चुनाव आएगा, वो चुनाव हो जाएगा, तो उनका कार्यकाल तो पूरा हो गया है, लेकिन अब नया अध्यक्ष आ जाएगा। लोकसभा चुनाव हो गया, फिर विधानसभाओं के चुनाव आ गए, हरियाणा हो गया, फिर महाराष्ट्र भी हो गया, फिर दिल्ली भी हो गया, और लगातार पता नहीं उनका कौन सा संविधान है, किस ढंग के संविधान पर काम करते हैं वो लोग, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आज तक मतलब आरएसएस का भी दबाव कितना भी रहा हो, लेकिन अभी तक तो अध्यक्ष नहीं बन पाया भारतीय जनता पार्टी का, नड्डा जी का उत्तराधिकारी तो तय नहीं हो पाया। तो ये सारी बातें अभी आने वाले दिनों में काफी मायने रखेंगी। और दूसरी बात जो है, देखिए ये बातें कहने वाली बातें नहीं है, पंकज जी एकदम ठीक कह रहे थे कि बहुत सारे लोग उसमें भी शामिल हुए थे सीएए के खिलाफ आंदोलन में। मेरे जैसे आदमी भी, हम भी गए थे, शाहीन बाग भी गए थे, इलाहाबाद के मजमे में भाषण भी किया था, मुजफ्फरपुर के भी उनके जलसे में शामिल हुआ था। लेकिन आम जनता के तौर पे मैं आपसे बता रहा हूँ, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, आम जनता के तौर पे राजनीतिक तौर पर भी राजनीतिक दलों, मैंने मुजफ्फरपुर में सवाल किया था लोगों से, हमने कहा कि भाई यहाँ कांग्रेस के लोग आए थे, आरजेडी के लोग आए थे, जनता दल यू के लोग भी आए थे क्या? उन्होंने कहा हाँ साहब आए तो थे। हमने कहा कौन लोग थे? कहा हमारे ही लोग थे। तो अब इस ढंग की जो बातें चलेंगी तो इसका कोई मतलब नहीं है। उसकी सहभागिता, अगर आप उनकी समस्या को वाजिब समझते हैं तो आपको पूरी तरह से उनके साथ खड़ा होना होगा, उनके साथ मिलकर एकजुटता बनाई जानी होगी। जैसे मान लिया रामजी लाल सुमन जी के बारे में जिस तरह हुआ कि एक दलित सांसद ने चूंकि बोल दिया, वो संसद की कार्रवाई से भी हटा दिया गया, लेकिन अब उसके पीछे लोग तलवार लेकर के पड़े हुए हैं। आगरा में जिस ढंग का तांडव हुआ और जिस ढंग के बयान आए, घर में घुस के मारेंगे और कत्ल कर देंगे और अखिलेश यादव को मार डालेंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे, मतलब इस तरह की बातें हो रही हैं और एक भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है अभी तक, जो है किसी आदमी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो ये बहुत चिंताजनक बातें हैं। इसके लिए यही है कि अगर एकजुट होकर के जो धर्मनिरपेक्षता के लंबरदार हैं, जो सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, जो संविधान की रक्षा की कस्में और दुहाई देते हैं, उन सारे लोगों को एकजुट होकर के इस तानाशाही रिजीम जो अघोषित आपातकाल के दौर को जी रही है सरकार, उसके खिलाफ लामबंद होना पड़ेगा, सक्रिय होना पड़ेगा। विधानमंडल हो, संसद हो या सड़क हो, सड़क पर उतरना होगा। यही मेरा कहना है और इसके लिए चूंकि मुझे निकलना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जयशंकर जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात, अपने विचार पहुंचाने के लिए। आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास। दीपक जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं कि जो अपने हैं एनडीए के साथी सहयोगी, वो अब आपस में ही लड़ते दिखाई दे रहे हैं। चाहे बिहार की बात कर लीजिए आप, और खासकर वक्फ बिल पे साथ कितने लोगों ने दिया
ये मायने नहीं रखता, लेकिन विपक्ष का साथ कितनों ने दिया ये मायने बहुत रखता है। क्योंकि विपक्ष, चाहे आप देख लीजिए लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों जगहों पे दीपक जी आपने देखा कि विपक्ष काफी मजबूत रहा, और वो भी विपक्ष के साथी बने जो इंडिया गठबंधन के साथी नहीं है। दो धड़ों में बटा हुआ जो ये देश है राजनीति सियासत के तौर पर, इस देश में जो दूसरा धड़ा है यानी विपक्ष का, वो मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये सुगबुगाहट जो चल रही है, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैं कल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे हरियाणा में रहूंगा, उधर अमित शाह जो हैं वो तमिलनाडु से मध्य प्रदेश तक दौरे कर रहे हैं, कोई परेशानी दिखाई देती है क्या सत्ता पक्ष के सामने? पहले मैं चेक कर लूं मेरी आवाज आप तक जी आ रही है, अच्छे से आ रही जी। देखिए, आपने जो पूरा का पूरा कोलाज जो प्रस्तुत किया है बहुत सारी अलग अलग तरह की घटनाओं को लेके, इसके जो सेंट्रल थीम अगर है हम देखें क्या है, तो वो है बाहर अराजकता और पार्टी के अंदर बदहवासी, अगर आप बहुत संक्षिप्त में कहें। और अब प्रशांत जी, सॉरी, जो जयशंकर जी जो कह के गए हैं कि 75 साल पूरे करने जा रहे हैं हमारे मोदी जी, और उसके बाद जिसकी भी दावेदारी होगी वो से दावेदारी के लिए आपको सक्रियता दिखानी ही होगी। अमित शाह नो डाउट की जो भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित चाणक्य है, पिछले कुछ समय से मार खा रहे हैं, स्पेशली 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का, उसमें अपेक्षित परिणाम लाने में वो सफल नहीं हुए। ठीक है, मोदी जी भी उसमें जिम्मेदार है, लेकिन लोग अक्सर यही कहते हैं कि भाई विचार जो है, रोड पे काम करने वाले जो है, ऑपरेशन लोटस चलाने वाले कौन है, तो वो अमित शाह है। तो अमित शाह के ऊपर भी ये बात जाती है कि वो 240 तक जो पार्टी सिमट गई और जिस 400 पार का नारा दिया जा रहा था वो नहीं हो पाया है। अब दूसरी बात जो अंबेडकर वाली बात है, देखिए अभी कुछ दिनों पहले जब आरएसएस के कार्यालय में गए थे मोदी जी, तो एक बात कही गई थी कि 11 वर्षों में पहली बार जो है नरेंद्र मोदी या प्रधानमंत्री जो है वो गए, लेकिन बहुत कम लोग चेक कर पाए कि दीक्षा भूमि इससे पहले कितने बार गए थे। 11 वर्षों में क्या दीक्षा भूमि नरेंद्र मोदी गए थे, या उसके पहले नरेंद्र मोदी के बहुत सारी तस्वीरें देखते हैं, यहाँ तक कि एफिल टावर के पास भी देखते हैं, वहां नायगरा फॉल्स के पास भी देखते हैं, अमेरिका की, यूरोप की सारी तस्वीरें हैं, लेकिन दीक्षा भूमि की पहले की कम से कम कोई तस्वीर जो है वो कभी नजर नहीं आई थी। देखिए 4 जून 2024 के बाद सारी स्थिति पलट गई। हुआ यह था कि आपको याद होगा यूपी में एक नारा चलता था कि यूपी में अगर रहना होगा तो मोदी तो योगी कहना होगा। मुझे लगता है कि अब स्थिति 4 जून 2024 के बाद ये हो गई है कि राजनीति में अगर आपको रहना होगा तो अंबेडकर कहना ही होगा। इसके बिना अब आपके पास कोई चारा नहीं है। इस समय जो है अचानक जो अंबेडकर के प्रति जो प्यार उमड़ आया है, सब जानते हैं कि अंबेडकर के प्रति इनका कितना प्यार है, ये हर कोई जानता है, लेकिन आपको दिखाना इससे जरूरी हो गया कि उसी अंबेडकर साहब ने आपको 400 तक पार का जो नारा था आपका, 300 से बात कह रहे थे, उसको आप अंबेडकर साहब ने ध्वस्त कर दिया और आप 240 पर सिमट गए। इसलिए इन्हें अचानक जो है अंबेडकर की बहुत ज्यादा याद आ रही है। अंबेडकर, अब आप कहते हैं कि आपको अंबेडकर से प्यार है, तो अंबेडकर का एसेंस क्या है, उनका जो तत्व क्या है, या उनका मूल तत्व क्या है? उनका मूल तत्व, हम उनको कोई व्यक्तिगत रूप में पूरी पूजा कर रहे हैं, हम उनके संविधान के कारण हम उनको संविधान देते हैं, उनको सम्मान देते हैं। आप उस संविधान के प्रति कितने कटिबद्ध हैं ये तो देखिए। आगरा की जो करणी सेना की जो रैली हुई उसमें संविधान की जिस प्रकार से धज्जियां उड़ी है ये हम देख रहे हैं। आपने जो बताया कि पुजारी के पास जाके मारपीट की, एक विधायक के बेटे ने, इंदौर के विधायक के बेटे ने, और वहां पर पुजारी से मारपीट की थी। उसी इंदौर में हम ये भी देख रहे थे कि वहीं के एक विधायक मंत्री का जो बेटा है वो अधिकारी को बैट से मार रहा है। तो संविधान पिछले जो है पिछले 11 वर्षों में कहां से कहां तक पहुंचा है ये हम सब देख रहे हैं। बात यह है कि क्या आप अगर वाकई अंबेडकर को मानते हैं तो उन अंबेडकर के दिए हुए संविधान को आप लागू करके दिखाइए। तो ये संभव नहीं होगा, और यही बौखलाहट जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी है, सबकी है। आपको अंबेडकर तो कहना होगा। अंबेडकर के ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि कल काफी जल्दी कार्यक्रम हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे देश भर में, और लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि आप हर रोज जो है
संविधान की बिल्कुल धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो ये देखना होगा। दूसरी अंतिम बात बहुत छोटी सी करके मैं खत्म करूंगा कि वक्त के बारे में जो बात हो रही है, असली बात दूसरी ये है, 11 वर्षों में मोदी के कार्यकाल का भी अगर हम पूरा का पूरा निचोड़ देखें तो वो है देश भर की जमीनों पर किस प्रकार से कब्जा किया जाए। आप चाहे भारत अनुच्छेद 370 हटाया गया कश्मीर में, तो कश्मीर में कहा जरूर गया कि वहां सबकी भलाई होगी, कश्मीरी पंडित वापिस होंगे, वहां के मुसलमानों को न्याय मिलेगा, वहां पर शांति बहाल होगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मूल मुद्दा था कि वहां पर की जमीनें किस प्रकार से आप जाते हैं। धारावी का विकास आप नहीं करना चाहते, धारावी की जमीन जो है वो किसी को देना चाहते हैं। एयरपोर्ट हुआ, रेलवे हुआ, तो ये सारी की सारी जमीनों की लड़ाई है। और जो मदनी साहब ने बहुत सही कहा है, लेकिन ये बात बहुत स्पष्ट है कि आपके वक्त का जो नया कानून आप लेके आए हैं, संशोधन लेके आए हैं, उसका मूल उद्देश्य यही है कि आप वक्त की जितनी जमीनें हैं वो सारी की सारी जो है वो आप हथियाना चाहते हैं। इसीलिए मोहन भागवत साहब ने, अगर ये बयान उनका वाकई है, सच है या नहीं मैं नहीं जानता, उन्होंने कहा कि चर्च के पास भी बहुत जमीनें हैं। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी धर्म में कोई सुधार नहीं करना चाहते, ये देखना चाहते हैं कि किसके पास जमीनें हैं, वो सारी की सारी जमीनें जो है वो हथिया ली जाए। तो जब मुझे ऐसा लगता है कि वक्त को लेकर परेशानी होगी। और एक अंतिम बात कहा गया, मतलब जो हम कह रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं हमारे नीतीश बाबू, तो नीतीश बाबू अगर जिस दिन उप प्रधानमंत्री बनने का दावा करेंगे या ऐसा कोई प्रस्ताव आएगा तो चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे? उन्होंने तो ज्यादा बड़ा टेका जो है वो इस सरकार को दे रखा है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि 16 तारीख के बाद वक्त पर जो फैसला आएगा उसके बाद ये राजनीति बड़ी और मजेदार होने वाली है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो फंसती जाएगी और लोगों की नाराजगी जो है वो और कहीं बड़े पैमाने पे हमें देखने को मिल सकती है। राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत कुछ, और उन्हीं चीज़ों को हम ज़रा बृहत रूप से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर देश की सियासत, चाहे वक्फ बिल हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हो, चाहे अमित शाह के दौरे हों, और नरेंद्र मोदी का, आपने सही कहा कि पिछले 11 वर्षों में तो पहली बार देख रहा हूँ, उससे पहले भी नहीं देखा। तस्वीरें नरेंद्र मोदी की व्हाइट हाउस के सामने की नज़र आती हैं, ट्रॉली लिए हुए अमेरिका की यात्रा में, टी शर्ट पहने हुए स्मार्ट सा एक बंदा जो है वो लगभग 30-35 साल की उम्र में, जिस समय बताते हैं कि चाय बेचते थे, तो वो उस उम्र में वो दिखाई देते हैं अमेरिका की यात्रा पे। तो ये सब ऐसी तस्वीरें तो दिखाई देती हैं, लेकिन वो तस्वीर नहीं दिखाई देती जहाँ वो दीक्षा भूमि पे, वहाँ की तस्वीरें आप मेरी देख लेंगे, आप वहाँ की तस्वीरें प्रशांत जी की देख लेंगे, आप तमाम साथियों की तस्वीरें हम लोग देख लेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने देर कर दी, यहाँ हम लोग आगे निकल गए थोड़ा। खैर, लेकिन अमलेंदु जी जरा आपसे समझना चाहता हूं, क्या नागपुर से बदल गया है सब कुछ? जी राजीव जी, नागपुर से काफी कुछ बदला है, और ये जो बदला है वो दिखाई पड़ने लगा है राजीव जी धीरे धीरे। और हम लोग लगातार राजीव जी उनके नागपुर जाने से पहले भी चर्चा कर रहे थे कि नागपुर जाने के बाद बहुत कुछ बदला हुआ नजर आएगा। और मुझे लगता है कि हम लोगों का विश्लेषण उस पर बिल्कुल ठीक था कि नागपुर के बाद काफी चीजें बदलती हुई नजर आएंगी। लेकिन अभी जो मुख्य चिंता मुझे लगता है मोदी जी की है राजीव जी, वो उनकी अपनी कम है, और वो चिंता उनकी अमित शाह को लेकर बहुत ज्यादा है। क्योंकि अमित शाह जी के खिलाफ विपक्ष भी है और पार्टी के अंदर भी लोग हैं, क्योंकि सबको लगता है कि मोदी जी का सारा कामकाज तो अमित शाह संभालते हैं और जो भी कुछ करते हैं वो अमित शाह करते हैं। तो मोदी जी के बाद अमित शाह को लेकर बहुत ज्यादा जो है कहा जाए बीजेपी के अंदर ही उठापटक होगी, और काफी नुकसान अमित शाह को हो सकता है अगर मोदी जी नहीं रहते हो, कोई दूसरा बनता। तो असली मोदी जी की चिंता का कारण ये है। और अगर अमित शाह को नुकसान होगा राजीव जी, तो फिर नुकसान वो सीधे सीधे मोदी जी को होगा, क्योंकि मोदी जी की बहुत सी चीज अमित शाह जी के पास है। तो ये जो चीजें हैं उसको लेकर काफी ज्यादा अंदर अंदर चिंताएं उनकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब अगर लेकिन राजीव जी ये भी है कि अब जैसे आरएसएस ने खुद तय किया 75 साल के लोग जो हैं ऊपर के वो सब चले जाएंगे मार्गदर्शक मंडल में। अब अगर नरेंद्र मोदी रिटायर नहीं होते हैं 17 सितंबर को 75 के होने पे, तो फिर सवाल ये उठेगा, क्या आरएसएस मोदी के सामने झुक गया है? क्या मोदी आरएसएस से बड़े हो गए हैं, जो आरएसएस को भी आंख दिखा रहे हैं, उसका नियम नहीं मान रहे हैं? तो फिर ये आरएसएस के लिए एक बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। तो आरएसएस अब या तो अपना नियम बदले, कहे कि नहीं मोदी जी के लिए हमने नियम बदल दिया, तो मोदी जी के लिए अगर नियम बदल दिया आरएसएस ने, तब भी आरएसएस गया मोदी जी के सामने। तो अब सब ये है कि मोदी जी के बदल गया है, मोदी जी के लिए नियम बने हैं,
तो मोदी जी इसका मतलब आरएसएस से बड़े हो गए, फिर संकेत यही जाएगा। और ऐसे समय में जब 100 साल पूरे हुए हो आरएसएस के, तो आरएसएस की जब 100 साल की यात्रा पूरी हो रही हो और ऐसे समय में कोई नरेंद्र मोदी जो है वो गुजरात से आए और आकर आरएसएस पे हावी हो जाए, तो 100 साल की यात्रा व्यर्थ है। तो ये संघर्ष मुझे लगता है कि आरएसएस और मोदी जी के बीच में काफी ज्यादा चल रहा है। तो इसीलिए अमित शाह जी की जो बार बार भागदौड़ हो रही है ईरान से तुरान और तुरान से ईरान, वो सब इसीलिए हो रही है राजीव की, किसी भी तरीके से मोदी जी के बाद कब्जा जो है सत्ता पर वो अमित शाह जी करें और संघ को ये बता सके कि भाई सबसे ज्यादा चाहने वाले और पार्टी में पकड़ और जो चाणक्य वो कहे जाते हैं, वो सब उनकी वजह से, और सरकार अगर बनी है तो वो भी अमित शाह जी की वजह से बनी है, ये वो समझा सके। तो इसके लिए भागदौड़ ये ज्यादातर हो रही है, लेकिन इसका क्या आएगा वो तो मालूम पड़ेगा। आरएसएस मुझे नहीं लगता है कि इतनी मोदी या शाह के कब मतलब दबाव में आएगा। और उसने एक तय किया भाई मोदी जी अब लालकृष्ण आडवाणी से बड़े तो लौह पुरुष नहीं है। अगर लालकृष्ण आडवाणी मोदी जी को ना बचाते तो आज मोदी जी कहाँ होते, या जब मोदी जी बने थे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने थे, अगर ना भेजा जाता उनको, आरएसएस उनको ना भेजता, तो मोदी जी आज कहाँ होते। पर ठीक उसी तरीके से जैसे राम माधव टहल रहे ऐसे टहल रहे होते मोदी जी। हालांकि राम माधव की मतलब आज की स्थिति जो है वो उस समय के मोदी से ज्यादा बेहतर है, लेकिन तब भी वो उसी तरीके से टहल रहे होते। तो ये बहुत सारे संकट है। इधर राजीव जी, ये बात याद आई, आपने कहा कि वो एसपी सिंह बघेल जो थे वो भी कर्नली सेना के उस प्रदर्शन में मौजूद थे जी। मुझे ध्यान पड़ रहा है राजीव जी, चाहे तो 1998 का लोकसभा चुनाव था या 1999 का चुनाव था, जलेसर से ये लड़ रहे थे एसपी सिंह बघेल और इनके सामने बीजेपी से उपदेश सिंह खलीफा थे। कर्नली सेना वाले ही उपदेश सिंह खलीफा भी आप शायद नहीं रहे। और वहां एक घटना हुई पोलिंग वाले दिन, इनको छुपकर अपनी जान बचानी पड़ी एक घर में और बाहर से फायरिंग हो रही थी। मुझे अगर ध्यान पड़ रहा है तो घटना यही थी। तो अब अगर जा रहे हैं एसपी सिंह बघेल साहब वो भी कर्नली सेना में, तो जरा उसको याद कर ले घटना को, फिर जाए कहीं भी जा जाना, जिसकी मन की मर्जी है तो जाए। जी राजी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। जरा आगे बढ़ते हैं और जल्दी से अब समापन की ओर बढ़ेंगे जल्दी जल्दी। प्रेम कुमार जी, क्या आपको लगता है कि कल बहुत दबाव में नरेंद्र मोदी उनकी पार्टी नजर आने वाली है? वो दिखाई दे रहा है। कल का दिन 14 तारीख संविधान की बात होगी। 2024 हमेशा याद रहेगा, नरेंद्र मोदी को बहुत याद आएगा, उनकी पार्टी को, उनके वो उन नेताओं को जो 400 अब की बार 400 के पार संविधान बदल डालेंगे उनको, क्योंकि उसके बाद पहली बार बाबा साहब की जयंती आ रही है, इसलिए भी। जी जी राजीव जी, निश्चित रूप से संविधान का नाम ही अब बीजेपी और नरेंद्र मोदी को परेशान करता है। संविधान की जो किताब राहुल गांधी ने सबके हाथों में पकड़ाई है, और जिस वजह से नरेंद्र मोदी जी को संविधान की कॉपी अपने माथे से लगानी पड़ी, कैमरे और चेहरे के बीच में संविधान की कॉपी हमने देखी थी, वरना वो कैमरे और अपने बीच में किसी को आने नहीं देते, ये भी हमने देखा था। तो अब उसके बाद ये पहली बार ऐसा होगा जब वो बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती पर मौजूद होंगे। लेकिन इस बीच एक और बात होगी कि वो अम्बेडकर 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 वाला जो अमित शाह का डायलॉग था, वो डायलॉग भी उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। जैसे ही वो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के सामने खड़े होंगे तो अपने आप लोगों के मुंह से निकल जाएगा कि भाई आप क्यों मोक्ष पाने की कोशिश कर रहे हैं, मोक्ष पाने की कोशिश छोड़ रहे हैं, बल्कि आप जाइए अम्बेडकर जी को छोड़ के कुछ और जपिए तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। अम्बेडकर जी के पास क्यों आ रहे हैं, ये अपने आप लोगों के मन में प्रतिक्रिया आएगी। ये ऐसी बात है जो उनके सारे जो पाखंड है उसको उजागर कर देता है। कहने को तो बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए सर्किट बनाया उन्होंने, बौद्ध सर्किट, और तमाम तरह की चीज़ों का दावा कि हम बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़ी स्मृति को लेकर आए, ये सारी दावे करते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि उन्होंने, नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने बाबा साहब अम्बेडकर को अपना बताने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन अपना बनाते हुए कभी नजर नहीं आए। तो बताने और बनाने का जो फर्क है वो
जनता महसूस कर रही है। आप बताते हैं कि अंबेडकर हमारे हैं क्योंकि आपकी पॉलिटिकल ज़रूरत है, लेकिन आप बना नहीं पाते अपना, क्योंकि हम देख रहे हैं भाई उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, और वहाँ जिस तरीके से दलितों के साथ में व्यवहार हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहा हूँ कि ताज़ा घटनाएं वहाँ घट रही हैं। भाई जिंदा जलाया या मार के जलाया, जो भी हो, लेकिन जलाया जा रहा है और कुछ घटना इसको रोक नहीं पा रहे हैं। ये सारी घटना हो रही, तो इसमें आप दलितों के लिए आपने क्या किया? इन घटनाओं को रोकने के लिए आपने क्या किया? तो कुछ नहीं किया। तो अंबेडकर के जो उसूल हैं, अंबेडकर के जो आदर्श हैं, उन आदर्शों के साथ बीजेपी जुड़ती हुई नजर नहीं आती है, लेकिन बोलती हुई नजर आती है। तो इसका जो फर्क है वो फर्क जनता समझती है और वो पाखंड सामने आता है। और बाबा साहब अंबेडकर ने तो इस देश को एक ऐसा इस रूप में देखा था जो धर्म के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर नहीं, बल्कि एक सर्व समावेशी जो देश हो सकता है, सेकुलर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो हो सकती है, वो नज़रिया था। तो उस नज़रिए को सामने रखते हैं तो बिल्कुल आज की सरकार और बीजेपी की सियासत उसकी उलट खड़ी नज़र आती है। क्योंकि हम आखिरी दौर में हैं और यह विषय बड़ा है, तो हम इसको यहीं पर संक्षेप में कहते हैं कि कल का दिन बड़ा रोचक होने वाला है। बाबा साहब अंबेडकर के सामने खड़े होते साथ बहुत सारी स्मृतियां जो होंगी वो जीवंत होगी जनता के जहन में और बीजेपी को परेशान करेंगी। जी बिल्कुल। प्रशांत जी क्या कहेंगे कल का दिन? देखिए राजीव जी, कल का दिन आपने सही कहा कि चुनौती भरा है, और अगर वाकई बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि आप देना चाहते हैं उनकी 135वीं जयंती पर, तो बौद्ध विहार दे दीजिए बौद्धों को। वहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है वहाँ पे। जिस तरीके से आप वक्फ पे हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो आप बौद्ध विहार में हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप हस्तक्षेप कीजिए, और कल का बहुत शुभ दिन है इसके लिए। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती में आप उनको दे दीजिए उनका, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से उनका ये वो करेंगे नहीं। देखिए, ये पूरा जो मामला है आरएसएस का, इसको हम लोग थोड़ा सा क्योंकि ये बहुत लंबा चलने वाला है, इसलिए मैं इसको रेखांकित कर रहा हूँ। देखिए, आरएसएस में अकेले डॉक्टर मोहन भागवत ही सारे फैसले नहीं लेते। पब्लिक फेस जरूर वो है, लेकिन वहाँ फैसले बहुत अलग ढंग से होते हैं और कलेक्टिव फैसले होते हैं। तो मोहन भागवत जी की मोदी से केमिस्ट्री को लेकर थोड़ा हम लोग उसको बहुत ज़्यादा रीड ना करें जी। दूसरी चीज़ है कि देखिए, आरएसएस भी सेकेंड क्लास स्लीपर से वो हवाई जहाज के एग्जीक्यूटिव क्लास में चलने लगे हैं अब। तो उनका भी चरित्र बदल गया है, कैरेक्टर बदल गया है। उनके पास भी अब बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, एसयूवी हैं, एनजीओ हैं जिसकी सब फंडिंग होती सरकार से। तो वो इमीडिएटली को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। लेकिन दो बातें बहुत तय हैं जो दिख रही हैं कि वो आरएसएस से तय कर रही हैं। एक कि वो मोदी का उत्तराधिकारी ढूंढने की तलाश में उन्होंने तलाश शुरू कर दी है कि इनके बाद कौन होगा। और इसीलिए आप देखिए कि चहल पहल उत्तर प्रदेश में खासकर ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो उत्तराधिकारी का चयन या उसको कौन कौन टैलेंट हंटिंग उसकी शुरू कर दी उन्होंने। दूसरा, उन्होंने ये तय किया है कि 2 सेंटर्स ऑफ पावर हम बनाएंगे बीजेपी के अंदर। बीजेपी और सरकार मिला के ये एक छत्र राज जो मोदी अमित शाह का है, इसको वो बदलना चाहते हैं। अगर ये बदलने का संकेत नहीं होता तब तक नड्डा जी तीसरी बार बन चुके होते, या खट्टर जी बन जाते यूनानिमस, जैसे बीजेपी के प्रेसिडेंट का चुनाव होता रहा है कि बिना किसी चुनाव के घोषणा हो जाती है, प्रेस विज्ञप्ति से बनता है बीजेपी का प्रेसिडेंट। लेकिन अब बीजेपी का प्रेसिडेंट प्रेस विज्ञप्ति से बनने वाला नहीं है।
अब वो प्रक्रिया होगी। वो प्रक्रिया इसीलिए है कि आरएसएस ने ये तय किया है कि 2 सेंटर्स ऑफ पावर होंगे, एक छत रात किसी का नहीं होगा। और वो प्रक्रिया वही है कि वो उत्तराधिकारी की तलाश कर रहे हैं। तो और ऐसा प्रयोग आरएसएस वाजपेयी जी के साथ भी कर चुका है कि जब उसने एकदम डिसाइसिवली निर्णायक तौर पे 2 सेंटर्स ऑफ पावर बना दिए थे अटल और अडवाणी। अब वो दूसरा सेंटर कौन होगा ये हम लोग देखते हैं। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। सेकंड सेंटर कौन होगा उसको हम उस पर भी चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। एक और घटनाक्रम से आप लोगों को रूबरू करवाऊंगा, लेकिन पंकज चतुर्वेदी जी आपसे भी समझना चाहता हूं कल का दिन। और कल का दिन इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब कहें तो प्रासंगिक बन जाता है, क्योंकि कल के बाद 16 तारीख को फिर संविधान की चर्चा होगी। फिर चर्चा जब वक्फ बिल की आएगी तो फिर अभी आप ही बता रहे थे अनुच्छेद 14 से लेकर 30 तक खंगाले जाएंगे। पंकज जी, अंबेडकर की अध्यक्षता बने भारतीय संविधान के बनने से ही आरएसएस और अंबेडकर साहब के मतभेद सामने आ गए थे। हिंदू कोड बिल को लेकर तो आरएसएस सड़क पर आया ही था। जो मुख्य मुद्दे हैं, जैसे एक राष्ट्रवाद, आरएसएस का राष्ट्रवाद और अंबेडकर द्वारा परिभाषित राष्ट्रवाद 2 बिल्कुल अलग अलग मसले हैं। दूसरा धर्मांतरण को लेकर चूंकि बाबा साहब ने खुद ने बौद्ध धर्म को अपनाया और आरएसएस धर्मांतरण को देश विरोधी मानता है। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं, राष्ट्रवाद हो गया, धर्मांतरण हो गया, जातिवाद हो गया, जिसमें आरएसएस की घोर आस्था है। और संविधान निर्माता बाबा साहब के व्यक्तिगत विचार और उनके द्वारा तैयार किया संविधान, वो दोनों इसके विपरीत है। आरएसएस की खासियत है कि वो जरूरत पड़ने पर जो वो कहते हैं ना कि किसी को भी देश को भी बाप बना लेते हैं, उसके लिए हर समय तैयार रहते हैं। आरएसएस का जो राजनीतिक संगठन था जनसंघ, जब वो समाप्त हुआ और उसने परकाया प्रवेश किया तो चुपके से गांधी को घुसेड़ लाया अपने में और वो गांधीवादी विचारधारा की बात करने लगे। जब भारतीय जनता पार्टी के पास में खूब सारी सत्ता आ गई, ताकत आ गई, तो लोहिया को भी याद करने लगे, पटेल को भी याद करने लगे, सुभाष चंद्र बोस को भी उन्होंने कोशिश की कि हम कुछ ऐसा बताएं कि नेहरू जी से घनघोर विरोध था। आप याद करें कि एनडीए 1 में तो ऐसा लग रहा था कि सुभाष चंद्र बोस पे जितना अत्याचार कांग्रेस ने किया उतना और किसी ने किया ही नहीं। लेकिन जितने पेपर से डिकोड हुए जो आज भी ऑनलाइन है, तो बीजेपी और आरएसएस का कोई आदमी उनको झांकने नहीं जाता है जी, क्योंकि इस समय देश में दलित और आरक्षण ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जो बड़ी तेजी से उभर रहे। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात यह बताना चाह रहा हूं। इस सरकार ने जो बहुत गरीब लोग हैं, जिसके अंदर जाहिर है कि दलित लोग सबसे ज्यादा हैं, उन लोगों के आगे बढ़ने का जो सपना था उसको देखने को कैसे बंद किया। आप देखिए, इन लोगों ने सरकारी ऑफिसर्स में चौकीदार, माली, चपरासी, ड्राइवर, ये जो बहुत गरीब तबके के लोग आते थे, उनकी भर्ती स्थायी रूप से बंद कर दी। वो केवल कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय रख रहे हैं। अब आप देखिए कि इस भर्ती के लिए जो बहुत गरीब लोग आते थे, अब उनके पास में स्थायी आय का कोई सपना नहीं बचा है। और स्थायी आय का कोई सपना नहीं बचा है तो आज की तारीख में जितनी महंगी पढ़ाई है, उनके बच्चे उतनी महंगी पढ़ाई अफोर्ड करके एक बेहतर जीवन की लालसा नहीं कर पा रहे हैं। ये जो हम बात करेंगे कि क्यों गरीबी हम स्थायी रूप से हो रहे, देखिए इन्हीं गरीब लोगों के यहाँ से जब लोग सरकारी नौकरियों में चले जाते थे, 4th क्लास में चतुर्श्रेणी ग्रुप डी की नौकरियां होती थी, तो इनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधरने लगती थी। प्रेम जी, जो लोग गांव में जाते हैं, आप जानते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की एक स्थायी सरकारी नौकरी लग जाती है, भले चपरासी है, तो उसका क्लास बदल जाता था। अब इन्होंने
वो क्लास बदलना बंद कर दिया। और इस प्रकार से जो दलित हैं, पिछड़े हैं, पहले से गरीब हैं, उनका सरकारी तंत्र से ऊपर आने के रास्ते बंद कर दिए। और यही इनकी सबसे बड़ी संविधान विरोधी सोच है। इनका सपना है बहुत सारे बेरोजगार हो, बहुत सारे ठगुए हों जो 28 घंटे हजारीबाग में तलवार लेके नाच सके। लेकिन नेहरू का सपना था कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं वो लोग धीरे धीरे मुख्य धारा में आए, सामाजिक और आर्थिक रूप से, और वो आगे आए। जी 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 बिल्कुल। कल 14 तारीख से पहले आज अंबेडकर साहब की जयंती की पूर्व संध्या पर अभी जब कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहा था तो आकाश आनंद जो मायावती जी के भतीजे हैं उनका ट्वीट एक के बाद एक लगभग 4-5 ट्वीट आए और उस ट्वीट में उन्होंने मायावती जी से माफ़ी मांगी। अभी मायावती जी का भी ट्वीट आ गया है। मैं दोनों ट्वीट आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ, बहुत मज़ेदार है। फिर एक क्लोजिंग कमेंट चाहूँगा डॉक्टर दीपक पाचपुर जी आपसे। प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम साथी हैं, ज़रा समझ फिर वो करूँगा। पहले ये देखिए, आकाश आनंद बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूपी की 4 बार रहीं मुख्यमंत्री एवं लोकसभा व राज्यसभा की भी कई बार रही सांसद आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मैं अपना दिल से एकमात्र राजनीतिक गुरु व आदर्श मानता हूं। आज मैं ये प्रण लेता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के हित के लिए मैं अपने रिश्ते नातों, इसके आगे भी है। उसके बाद दूसरे ट्वीट में है कि यही नहीं बल्कि कुछ दिनों पहले किए गए अपने ट्वीट के लिए भी माफ़ी मांगता हूं जिसकी वजह से आदरणीय बहन जी पहला ट्वीट बहुजन समाज पार्टी के हित के लिए मैं अपने रिश्ते नातों को व खासकर अपने ससुराल वालों को कतई भी बाधा नहीं बनने दूंगा। ये पहला ट्वीट। 4 ट्वीट किया इन्होंने। दूसरा ट्वीट ले आइए फटाफट। दूसरे ट्वीट में जो अभी आपके सामने रख रहा था, बीएसपी की बात कर रहे हैं, यानी यहां पर पूरे खुले तौर पर कि यही नहीं बल्कि कुछ दिनों पहले किए गए अपने ट्वीट के लिए भी माफ़ी मांगता हूं जिसकी वजह से आदरणीय बहन जी ने मुझे पार्टी से निकाल दिया है और आगे से इस बात को सुनिश्चित करूंगा कि मैं अपने किसी भी राजनीतिक फैसले के लिए किसी भी नाते, रिश्तेदार और सलाहकार की कोई सलाह मशविरा नहीं लूंगा। ये कहना है यहाँ आकाश आनंद का। बट इसके बाद तीसरा ट्वीट, और सिर्फ आदरणीय बहन जी के दिए गए दिशा निर्देशों का ही पालन करूंगा तथा पार्टी में अपने से बड़ों की व पुराने लोगों की भी पूरी इज्जत करूंगा और उनके अनुभवों से भी काफ़ी सीखूंगा। चौथा आखिरी ट्वीट, आदरणीय बहन जी से अपील है कि वे मेरी सभी गलतियों को माफ़ करके मुझे पुनः पार्टी में कार्य करने का मौका दिया जाए। इसके लिए मैं सदैव उनका आभारी रहूंगा। साथ ही अब मैं आगे ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगा जिससे पार्टी व आदरणीय बहन जी के आत्मसम्मान व स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। यहां पूर्ण रूप से खुले तौर पर सार्वजनिक फील्ड में आकर यानी सोशल मीडिया के जरिए माफी मांगी है आकाश आनंद ने। इसके बाद देखिए अब क्या होता है। बहन जी भी आई और बहन जी का तीसरा और चौथा ट्वीट बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख रही हैं, वैसे पार्टी से निष्कासन के बाद आकाश अपनी तमाम गलतियों के लिए माफी मांगने व आगे ऐसी गलती नहीं करने को लेकर वो लोगों से लगातार संपर्क करता रहा है और आज उसने सार्वजनिक तौर पर अपनी गलतियों को मानते हुए अपने ससुर की बातों में अब आगे नहीं आने का संकल्प व्यक्त किया है। किंतु, जी हां, किंतु आकाश के ससुर श्री आकाश अशोक सिद्धार्थ की गलतियां अक्षम्य हैं। उन्होंने गुटबाजी आदि जैसी घोर पार्टी विरोधी गतिविधियों के साथ साथ आकाश के कैरियर को भी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसलिए उनको माफ करने व पार्टी में वापस लेने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। यहां पर इन्होंने माफी कुछ नहीं दी और कह दिया और पूरी गलती जो है वो अशोक सिद्धार्थ की, उनके ससुर जी की है। तो लड़ाई जो है वो ससुर जी और दामाद जी दोनों फंस गए और यहाँ मायावती जी। लेकिन ये चीज़ जो है आज क्यों हो रही है, ये घटनाक्रम क्या कल की तरफ कोई इशारा करता है? डॉक्टर दीपक पाचपुर जी। राजीव जी, मैंने तय किया था कि कल सुबह जिस समय मोदी साहब जाएंगे अम्बेडकर की प्रतिमा के आगे हाथ पर झुकाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, सर नवाएंगे, उस समय मैं हंसूंगा ऐसा मैंने सोचा था। लेकिन मुझे मजबूर होकर आज भी हंसना पड़ रहा है कि ऐसे वक्त में जब दलितों की ये स्थिति है, देश ऐसे चौराहे पे खड़ा है, उनकी अपनी पार्टी का लगभग सफाया हो रहा है,
उस समय मायावती जी तमाम तरह की घरेलू बातों को लेकर ट्वीट किए जा रही हैं कि ससुर का नाम भी उन्होंने उजागर कर दिया। मतलब दलित आंदोलन की ऐसी दुर्दशा की कल्पना शायद यहाँ बैठे किसी भी व्यक्ति ने नहीं की होगी। हम तो ये मानते थे कि अम्बेडकर के विचारों की असली कोई वारिस हो सकती थी तो वो मायावती बहन ही हो सकती थी, लेकिन आज इनके ट्वीट बता रहे हैं कि उनकी स्थिति क्या है। तो इसलिए मैं कह रहा तो मुझे आज ही हंसना पड़ रहा है। बड़ी हास्यास्पद स्थिति है ये कि कितने विधायक हैं, आपके कितने सांसद हैं, वो सारा छोड़कर अब आप जो है उनके ससुर को अक्षम अपराधी कह रही हैं, उसको आनंद को वापस भी ले रही हैं। तो ये अपने आप में बता रहे हैं कि दलितों को अपना नेता किसे मानना है। ये इनके 4 ट्वीट आनंद के और ये 2 या 3 ट्वीट मायावती के हैं। ये तमाम दलितों को देख लेने चाहिए और तय करना चाहिए कि उनके हितों की लड़ाई अब लड़ने के योग्य मायावती रह गई है या नहीं रह गई है। दूसरी बात, अब मैं मुख्य जो थोड़ा सा 2-3 चीजें केवल ये है कि आप कह रहे हैं कि कल की जो तारीख है बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्म तिथि की, मुझे तो इससे ज्यादा इंतजार है। महत्वपूर्ण जो मुझे लगता है वो है 17 सितंबर 2025 का मैं इंतजार कर रहा हूँ, जब मोदी जी जो है वो अपना जन्मदिन किस स्थिति में मनाएंगे। क्या तब तक ये तय हो जाएगा कि अगले प्रधानमंत्री भी वही रहेंगे या नहीं रहेंगे। इसका आभास हमें शायद 15 अगस्त को जब वो भाषण देंगे लाल किले की प्राचीर से, और अगस्त के अंत में जब वो मन की बातें का अंतिम एपिसोड, अगर वो उसके बाद रिटायर नहीं होते हैं तो उस मन की बातें से हमें पता चल जाएगा कि वो कंटिन्यू करने जा रहे हैं या उन्हें जो है अब इसके बाद कोई निर्णय उनके बारे में लिया जा सकेगा। तो मैं ज्यादा उत्सुकता से इंतजार जो कर रहा हूँ राजीव जी, वो मैं कर रहा हूँ 17 सितंबर 2025 का, कि मोदी जी का जन्मदिन किस तरीके से मनाया जाएगा। अगर ये तय हो गया कि वो जो है आगे भी वही बने रहेंगे प्रधानमंत्री, वो मार्गदर्शक मंडल में नहीं जाकर बैठने वाले हैं, तो आप जान लीजिए कि इसके बाद आरएसएस का जो 100 साल पूरा करने का जो उनका जो उत्साह है, उनका जो संगठन के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, वो उसका आनंद भी खत्म हो जाएगा। अब मान लीजिए कि मोदी जो है वो उनका एक छत्र राज्य जो है वो इस देश पर हो जाएगा और कोई भी बड़ा निर्णय ऐसा ले सकते हैं जैसे कुछ देशों के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट ने ले लिया है कि जब तक वो जीवित हैं तब तक वो राष्ट्राध्यक्ष बने रहेंगे। तो हमें इंतजार है, कल से कहीं ज्यादा मुझे इंतजार है वो उनके लिए है। राजीव जी जी, लेकिन अपने देश में संविधान बदलने के लिए, जी प्रशांत जी कुछ जोड़ रहे हैं। देखिए, दोनों ट्वीट का समझिए मतलब क्या है। आकाश आनंद ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्यू लिया था बीजेपी के खिलाफ। मुझे याद आ रहा है शायद सीतापुर की रैली में, बिल्कुल लोकसभा चुनाव के दौरान, और उसके बाद उनको हटाया गया था, उत्तराधिकारी के पद से हटाया गया था, और उसके बाद फिर वो लगातार वैसी ही भाषा बोलते रहे। वो भाषा बेसिकली किसकी बोल रहे हैं? वो भाषा बोल रहे हैं काशीराम की। वो जो काशीराम का लिंगो था, काशीराम की जो शब्दावली थी, वो उसको अनुसरण जो है वो कर रहे थे आकाश आनंद, जो उस तरह जाती है कि चढ़ गुमटन की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। ये जो शब्दावली है, इसकी ये अग्रेसिव शब्दावली में आकाश आनंद जा रहे थे और उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही थी यूथ के बीच में। दबाव में उनको हटाया गया। अब क्योंकि मायावती इतनी बड़ी नेता हैं और बीएसपी की सर्वे सर्वा है, वो आकाश आनंद को इतने ऐसे बात निकालने के बाद वापस लेती तो ठीक नहीं होता। तो ये सेफ रूट क्रिएट किया गया है। इन दोनों ट्वीट का मतलब ये है कि उन्होंने माफ जो है उनके ससुर को नहीं किया है जी। आकाश आनंद के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा है। हम ये मान के चले कि आकाश आनंद अगले कुछ दिनों में, और क्या पता कल ही, वापस पार्टी में आ रहे हैं। बिल्कुल।
बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कुछ ही दिनों में। और इसमें जो शुरुआती दो जो उनका ट्वीट में जो शुरुआती दो हैं वो ये है, श्री आकाश आनंद द्वारा एक्स पर आज अपने 4 पोस्ट में सार्वजनिक तौर पर अपनी गलतियों को मानने व सीनियर लोगों को पूरा आदर सम्मान देने के साथ ही अपने ससुर की बातों में आगे नहीं आकर बीएसपी पार्टी व मूवमेंट के लिए जीवन समर्पित करने के मद्देनजर इन्हें एक और मौका दिए जाने का निर्णय। वैसे अभी मैं स्वस्थ हूं और जब तक पूरी तरह से स्वस्थ रहूंगी, मान्यवर श्री काशी राम जी की तरह पार्टी व मूवमेंट के लिए पूरे जी जान व तन्मयता से समर्पित रहकर कार्य करती रहूंगी। ऐसे में मेरे उत्तराधिकारी बनाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं अपने निर्णय पर अटल हूं व रहूंगी। देखिए, 2 ट्वीट, पहला ट्वीट और दूसरा ट्वीट, दोनों को गौर से पढ़िए तो समझ में आ जाएगा। दूसरे में ये कह रही हैं कि आकाश को उत्तराधिकारी नहीं बनाऊंगी, लेकिन पहले ट्वीट में ये नहीं कह रही हैं कि उनको नहीं ले रही हूं वापस। पहले ट्वीट में वो साफ साफ कह रही हैं कि श्री आकाश आनंद द्वारा एक्स पर आज अपने 4 पोस्ट में सार्वजनिक तौर पर अपनी गलतियों को मानने व सीनियर लोगों को पूरा आदर सम्मान देने के साथ ही अपने ससुर की बातों के आगे नहीं आकर बीएसपी पार्टी व मूवमेंट के लिए जीवन समर्पित करने के मद्देनजर इन्हें एक और मौका दिए जाने का निर्णय। ये जो है ये इसके बाद जो तीसरा ट्वीट है इनका, वैसे पार्टी से निष्कासन के बाद आकाश अपनी तमाम गलतियों के लिए माफी मांगने व आगे ऐसी गलती नहीं करने को लेकर वो लोगों से लगातार संपर्क करता रहा है और आज उसने सार्वजनिक तौर पर अपनी गलतियों को मानते हुए अपने ससुर की बातों में अब आगे नहीं आने का संकल्प व्यक्त किया है। किंतु आकाश के ससुर श्री अशोक सिद्धार्थ की गलतियां अक्षम्य हैं। उनकी बात ये कर रही हैं। उन्होंने गुटबाजी आदि जैसी घोर पार्टी विरोधी गतिविधियों के साथ साथ आकाश के करियर को भी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यानी आकाश के करियर की चिंता मायावती जी को है। इसीलिए उनको यानी अशोक सिद्धार्थ को माफ करने व पार्टी में वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। यह है, मुझे तो यही समझ में आ रहा है। यानी आकाश आनंद की, जरा ले आइए स्क्रीन पर, यानी जो प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं आकाश आनंद की एंट्री का रास्ता खुल गया है, अशोक सिद्धार्थ साहब की एंट्री पे अभी बैन है, यही माना जाए। बिल्कुल। और दूसरा कि वो उसका रूट क्या होता, तो रूट आकाश आनंद के जरिए खोला गया वो जी, ताकि मायावती जी का सम्मान बना रहे और अपने ही फैसले को वापस लेने का जो एक बात मैसेज आता, वो मैसेज भी नहीं गया। तो ये हम मान के चले कि आकाश आनंद विदाउट ससुर पार्टी में वापस आ रहे हैं, बदली हुई फिजा में। शायद अब वो बीजेपी के खिलाफ या उस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो शब्दावली तो मायावती जी ने भी छोड़ दी है बहुत दिन से। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो शब्दावली अब मायावती जी ने भी छोड़ दिया। पिछले 11 साल से मायावती की राजनीति भी रसातल में जाती हुई दिखाई दे रही है। उनका जो अपना, जिस राजनीति के लिए काशीराम जी और उनके बाद मायावती जी जो सुनी जाती थी, देखी जाती थी, वो अब नहीं देखी जाती हैं। चलिए खैर, मायावती जी का नाम जिक्र इसलिए भी कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती से पहले उनकी पार्टी में भी ये घटनाक्रम तेजी से बदलते हुए देख रहे हैं हम। आज चर्चा हम जो कर रहे थे आप लोगों के सामने, जिसमें बहुत सारी बातें दक्षिण से उत्तर तक, पूरब से पश्चिम तक बहुत सारी बातें हम लोगों ने की, और इन सब के बीच संविधान मूल मंत्र। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज जी आपका, प्रशांत जी आपका, डॉक्टर दीपक पाचपुर जी आपका, प्रेम कुमार जी आपका, अमलेंदु उपाध्याय जी और साथ में जुड़े थे जयशंकर जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। लंबा वक्त आप लोगों का लिया, लगभग 8:45 बजने को है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा, इस चर्चा में आप लोगों ने भाग लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आफ्ताब आलम अंसारी साहब हमारे साथ हैं, हिरजी पटेल साहब हमारे साथ में हैं, हमारे साथ सब अपना ख्याल रखना कह रहे हैं बख्तावर साहब।
और उदय प्रसाद सिंह अशोकनगर पटना बिहार से हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा भ्रष्ट जनता पार्टी और मोदी जी एंड पार्टी कंपनी को बिहार की जनता करारा जवाब देने जा रही है, लिख रहे हैं। प्रीतम दुग्गल साहब लिख रहे हैं मोहन आकाश आनंद ने माफी नहीं मांगी बल्कि मायावती ने मंगवाई है, बाद में पार्टी में ले लेंगी, घबराहट में लगती हैं। कल बाबा साहब जी की जयंती है, मोदी सिर्फ अंबेडकर का नाम लेते हैं मगर उनकी राह पर नहीं चलते हैं। जय भीम। प्रीतम दुग्गल साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, नाम लेना, हाथी के खाने के दांत और होते हैं, दिखाने के दांत और होते हैं। सियासत में भी कुछ ऐसा ही चलता है, तो इसलिए आपका लिखा हुआ बिल्कुल सही है, बहुत सही आपने लिखा है प्रीतम दुग्गल साहब। राजेंद्र बंसोड़े साहब भी हमारे साथ हैं, ज्योति जी हमारे साथ हैं, विद्याधर एन प्रभु साहब भी हैं। नाइस एंटरटेनमेंट, थैंक्स, आपको भी थैंक्स, आप भी बढ़िया एंटरटेनमेंट कर लेते हैं भाई। विद्याधर एन प्रभु साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शिव कुमार पारिक साहब भी हैं, कल सेलिब्रेशन करना है ना, बिल्कुल। राजेंद्र बंसोड़े साहब भी हैं, डॉक्टर जेड एस तोमर साहब हैं, नमस्कार आपको भी। अशोक गंभीर साहब गुड इवनिंग आपको भी। और ज्योति जी, राजेंद्र बंसोड़े साहब, फजल अली साहब, श्री किरंजे साहब, आम ही उदास ही, क्यों उदास हैं आप भाई श्री किरंजे साहब। और लाल बहादुर सिंह साहब, प्रोडक्टिव डिस्कशन, बहुत बहुत शुक्रिया। और मोहम्मद सब्दुल साहब, विद्याधर जी, अशोक गुप्ता जी, आपको भी शुक्रिया। और ज्योति जी हैं हमारे साथ, विजय यादव जी हैं। और नरसिंह कुंदलवाल साहब लिख रहे हैं, जो भी देशवासी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानता है और संविधान पर विश्वास करता है, वो कल संविधान दिवस पर संविधान की रक्षा करने और बचाने का संकल्प ले, यही सच्ची श्रद्धांजलि है। बिल्कुल सही आपने लिखा है। और श्री किरण जी कह रहे हैं, यदि आप न्यूज़ नहीं देखते हैं तो आपके पास जानकारी नहीं है, यदि आप न्यूज़ देखते हैं तो आपके पास गलत जानकारी है। आप नहीं देखते हैं तो जानकारी नहीं है, और देखते हैं तो गलत जानकारी है। श्री किरण जी साहब की फिलॉसफी और बहुत इंपॉर्टेंट है। शमशाद खान साहब लिख रहे हैं, राजीव भाई नमस्कार, बहुत अच्छा लाइव चलाते हो आप, ऐसे ही आप करते रहें, हमारे तरफ से आपको दुआ है। बहुत बहुत आप सबकी दुआओं